देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग ब्रांच कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने डिपेंडेंट ब्रांच कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए इंडिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट क्या है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। पहले हम इन जनरल थोड़ा सा बताते हैं। देखो इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है। जब हम लोग ब्रांच स्टार्ट किए थे तब हम लोगों ने ये कैटेगरीज देखा था, फॉरेन ब्रांच, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है, फॉरेन ब्रांच हमेशा इंडिपेंडेंट ही होगा क्योंकि उससे हेड ऑफिस थोड़ी ना यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर सकता है इंडिया से बैठ के। तो उसे तो अपना जो है उसे मतलब देखो कंट्रोलिंग रहता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता है। ब्रांच है मतलब वो तो हेड ऑफिस के अंडर ही है ऑब्वियसली, लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करता है। जैसे हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन जो भी है हमारे जो भी मतलब हमसे सीनियर है, पेरेंट्स है, ठीक है, तो उनपे तो हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते ही है ना। मतलब उनका कंट्रोलिंग हमारे ऊपर होता है। ठीक है, बचपन में ज्यादा होता है, धीरे धीरे वो उसका पैटर्न बदल जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट ब्रांच पे क्या होता है कि ब्रांच है तो उसका हेड ऑफिस ही कंट्रोलिंग है, लेकिन ये खुद खुद को जो है मैनेज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट ब्रांच बोला जाता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर कोई ब्रांच इंडिपेंडेंट है तो ये सेपरेट एंटिटी के तरह ट्रीट होगा। ठीक है, अगर कोई अपने आप को सेपरेट एंटिटी के तरह ट्रीट करेगा तो वो अपना जर्नल एंट्री खुद बनाएगा, अपना लेजर भी खुद बनाएगा, और जर्नल लेजर बन जाएगा तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस भी बनेगा। ठीक है, जो तुम लोग 11 में पढ़ते हो तो कैसे सबसे पहले जर्नल एंट्री करना सीखते हो, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करना सिखाया जाता है, उसके बाद लेजर के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाते हो, उसके बाद फाइनल अकाउंट सीखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच अगर है तो ब्रांच जो है अपना डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो होता है, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, डेबिट टू समथिंग क्रेडिट करके जो अकाउंट्स मेंटेन का प्रोसेस होता है, वो ब्रांच यहाँ पर और खुद ब खुद फॉलो करेगा। उसके लिए उसे हेड ऑफिस पे डिपेंड होने का जरूरत नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट अभी जो मैंने बोला वही लिखवाते हैं। देखो ये याद रह जाएगा लिखने से। ठीक है, ये कोई थियोरेटिकल नोट्स नहीं है, मतलब इसे कुछ याद व्याद नहीं करना है, कंसेप्ट के लिए हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रांच मेंटेन इट्स एंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने A/C लिखा है, ठीक है, अकाउंट लिखा है, अंडर डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, क्या लिखा है देखो, ब्रांच मेंटेन इट्स एंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खुद ही अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे डिपेंडेंट, जहां पर ब्रांच अपना पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन नहीं कर सकता, यहाँ खुद खुद ब खुद पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है अंडर डबल एंट्री सिस्टम, मतलब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, इस पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब कैसे बनता है, मतलब कैसे ये मेंटेन करता है वो भी बताते हैं। देखो ब्रांच क्या करेगा, अपना बुक्स, ठीक है, अपना बुक्स बनाएगा जहां पर वो हेड ऑफिस का अकाउंट भी बनाएगा। देखो जैसे अगर अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बना रहा था, जैसे ब्रांच 1, ब्रांच 2, जितना भी ब्रांच है। अभी अगर ब्रांच खुद केपेबल है अपना अकाउंट बनाने के लिए तो ब्रांच भी अपना जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। तो ब्रांच अपने बुक्स में क्या करेगा, बहुत सारे अकाउंट यानी कि लेजर बनाएगा। ठीक है, जर्नल से लेजर, जिसमें हेड ऑफिस का लेजर भी वो मेंटेन करेगा। क्यों करेगा, देखो हम लोग किसका लेजर बनाते हैं, जिसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री होता है। जर्नल एंट्री किसके रिगार्डिंग होता है,
जिनके साथ हमारा ट्रांजैक्शन होता है। जैसे नॉर्मल बिजनेस में देखो, जैसे ही हम लोगों ने बिजनेस में कैपिटल डाला तो कैश टू कैपिटल, सेल किया तो डेटर टू सेल, तो डेटर का लेजर बन जाएगा, परचेज किया तो परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है। तो वैसे ही हेड ऑफिस के साथ तो ब्रांच का कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होगा ही होगा, क्योंकि हेड ऑफिस के बिना तो ब्रांच नहीं है। हाँ, ब्रांच ये जो है काफी बड़ा ब्रांच है जो खुद को मैनेज कर सकता है, तो इसके ऊपर काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे बड़े हो जाने पे हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ जाता है। बचपन में तो हमें कुछ भी समझ नहीं होता है, हम लोग जस्ट खेलते कूदते हैं, ठीक है, और स्कूल जाते हैं, स्कूल के टाइम पे बस इतना ही, बाकी हमें क्या नॉलेज होता है कि क्या क्या जरूरत है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये ब्रांच जो है अपने आप में जो है केपेबल है अपने आप को मैनेज करने के लिए। तो अब ये ब्रांच जो है खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, ब्रांच के साथ हेड ऑफिस का जो ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए उसे अपने बुक्स में हेड ऑफिस का लेजर बनाना पड़ेगा। ब्रांच को अपने बुक्स में हेड ऑफिस का लेजर बनाना पड़ेगा, ताकि वो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। तो अभी सेकेंड वाला पॉइंट हम यही वाला लिखवा रहे हैं जो अभी मैंने समझाया। तो लिखो, ब्रांच ओपन इन इट्स बुक्स ए हेड ऑफिस अकाउंट to record all transaction that take place between head office and branch। देखो वही लिखा है, ब्रांच ओपन इन इट्स बुक्स ए हेड ऑफिस अकाउंट टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। और इसके बाद एक पॉइंट और ऐड करना है हम लोग को, द हेड ऑफिस मेंटेन एचओ मेंटेन्स ए ब्रांच अकाउंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। हेड ऑफिस मेंटेन करता है एक ब्रांच अकाउंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हेड ऑफिस भी अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाएगा। देखो, ब्रांच चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उसके साथ अगर हेड ऑफिस का ट्रांजैक्शन होगा तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच बोल के लेजर जरूर ओपन होगा। और अभी तक क्या हो रहा था, ब्रांच जो है, ब्रांच पहले भी हेड ऑफिस का लेजर जरूर ओपन करता था, लेकिन इस बार जो है बहुत सारी डिटेल्स जो है वो रखेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रांच जो है इंडिपेंडेंट है तो वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है। पहले क्या होता था, ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता था कि वो अपना हेड ऑफिस का लेजर या कुछ और लेजर, उसका जितना भी लेजर बनता था, ब्रांच में जितने भी लेजर बनाने के रिक्वायरमेंट होते थे वो ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस बनाता था। लेकिन अभी ब्रांच खुद बनाएगा, ठीक है, उसका बाहर किसी के साथ ट्रांजैक्शन होगा तो उसका भी वो जर्नल लेजर बना लेगा, और हेड ऑफिस के साथ होगा तो भी बना लेगा। हेड ऑफिस पहले भी बनाता था जब डिपेंडेंट ब्रांच था, अपने बुक्स में ब्रांच का अकाउंट इंडिपेंडेंट है तो भी वो बनाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 3। ब्रांच क्या क्या प्रिपेयर करेगा, ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ट्रेडिंग पीएल बनाएगा, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड सारे कॉपी जो भी मतलब अकाउंटिंग कॉपीज रेडी कर रहा है ब्रांच अपने आप, वो सारा कॉपी जो है ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड करेगा, ताकि हेड ऑफिस उसे इनकॉर्पोरेट कर सके। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे बैंक का देखो कितना ब्रांच होता है, ठीक है। अगर जैसे एसबीआई ले लो तो एसबीआई का कितना सारा ब्रांच है, ठीक है, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है। तो इतने सारे, जैसे एसबीआई का इतना सारा ब्रांच है, अब अगर किसी को एसबीआई का बिजनेस का कंडीशन समझना है तो क्या वो अलग अलग ब्रांच का जो है स्टेटमेंट पढ़ेगा, मतलब अलग अलग ब्रांच का अकाउंट देखेगा? नहीं, उसे तो एसबीआई का एक ही जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, जिसको रीड करके कोई बता सकता है कि इस बैंक का क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। उसके लिए अलग अलग ब्रांच का जरूरत नहीं है। तो फिर ये कैसे मिलेगा, यानी हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, सारे ब्रांचेस से जितने भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो सारे
चीजों को इकट्ठा करके, ठीक है, वो सारी चीजों को गैदर करके उसको कंसोलिडेट करके एक फाइनली बैलेंस शीट क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जिसमें सारे चीज हो सकते हैं, लाइक ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर आता है वो सारी चीजों को वो दिखाएगा। इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करना। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 5 ब्रांच है तो उसको सारे ब्रांचेस का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो सारे पॉइंट्स को लेके उसको एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या हालत में है वो पता चले। जैसे कि देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं, एबी लिमिटेड एक कंपनी है, इसका 3 ब्रांच है, ठीक है, एक मान लो है कोलकाता में, एक मान लो मुंबई में है, एक दिल्ली में है। अब ये है ब्रांच 1, ये ब्रांच 2, ये है ब्रांच 3। अब अगर एबी लिमिटेड का हमें पता करना है, मान लो इसका शेयर इशू होता है मार्केट में, तो अगर हमें शेयर में पैसा लगाना है तो पता करना पड़ेगा कंपनी का कंडीशन क्या है। तो कंपनी थोड़ी ना बोलेगी आप इस ब्रांच का रीड कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका रीड कर लो, इसका रीड कर लो, ऐसे थोड़ी ना पब्लिक मानेगी। क्या करना है, सारे इनका भी एक बैलेंस शीट खुद बना रहा होगा। ये हेड ऑफिस है, मान लो हेड ऑफिस कहाँ पर है, हेड ऑफिस मान लो यहाँ पर कर देते हैं, ये है गुजरात में, ठीक है। तो हेड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस में हेड ऑफिस का अपना खुद का ट्रांजैक्शन डिटेल्स होगा। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि सारे ब्रांचेस को बोलेगा जो भी पूरा ईयर में ट्रांजैक्शन हुआ है मुझे सेंड करो। हम उसको यहाँ पर मेरे इस बैलेंस, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ हम ऐड ऑन करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब इनकॉर्पोरेट, दोनों को मिला देंगे, यानी कॉन्सोलिडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3 में, ब्रांच, सॉरी, पॉइंट 3 में, ब्रांच प्रिपेयर इट्स ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट at the end of the accounting period and sends copy of these statements to head office for incorporation, ताकि वो फाइनली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके, सारे ब्रांचेस का जो भी डिटेल्स है उसे इनकॉर्पोरेट करके फाइनली एक जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सके। 4th नंबर पॉइंट में लिखेंगे, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद क्या होगा, देखो रिकंसिलिएशन भी किया जाएगा, ठीक है। जैसे तुम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ रहे हो ना, वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि हेड, सॉरी हेड ऑफिस बोल रहा है, ब्रांच, बैंक का पासबुक, बैंक के कैश पासबुक के साथ हम लोग अपना कैश बुक का जब सिमिलरिटीज नहीं मिलता है, जबकि सिमिलरिटीज होना चाहिए क्योंकि हमारा ही अकाउंट जो है बैंक मेंटेन कर रहा है, हमारे पास कैश बुक में बैंक कॉलम है, तो हमारे कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक में जो हमारा अकाउंट ओपन है उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो तो सेम ही हो रहा होगा, फिर भी हमें मिसमैच मिलता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, रिकंसिलिएशन। क्यों मिसमैच होता है वो तो मैंने वहां बताया हुआ है, जैसे कि टाइम पे किसी ने चेक डिपॉजिट नहीं किया, मतलब हम लोगों ने चेक दे दिया तो हम लोगों ने अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में इसका एंट्री कर दिया, बट जिसको दिया वो चेक लेके घर पे ही बैठा है। तो इस तरीके के बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से जो है हमारा मिसमैच हो जाता है सेम ट्रांजैक्शन पे। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हेड ऑफिस के पास ब्रांच का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने लगा, फिर हेड ऑफिस ब्रांच के साथ उसे रिकंसाइल करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि देखो हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का अकाउंट ओपन कर रखा है, जैसे ब्रांच 1 का, और ब्रांच ने भी क्या कर रखा है, हेड ऑफिस का अकाउंट ओपन कर रखा है। तो ये दोनों तो मैच होना चाहिए ना, क्योंकि ब्रांच 1 के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है, सिमिलरली ब्रांच 1 हेड ऑफिस के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो दोनों का तो सेम ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जैसे हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया तो वो बोलेगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच बोलेगा बाय गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, सेम अमाउंट में बोलेगा, ठीक है। ये रिटर्न कर दिया तो ये रिसीव कर दिया, इसने कुछ पैसा भेजा तो इसने रिसीव किया, तो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर सेम नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो रिकंसिलिएशन का जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अगर स्टेटमेंट मिलने के बाद हमें कुछ भी मिसमैच मिलता है तो उसे हेड ऑफिस रिकंसाइल करती है। तो आफ्टर रिसीविंग द फाइनल स्टेटमेंट
from branch head office reconcile head office reconciles between branch account and branch account in head office books and head office account in branch बुक्स। ठीक है, कैसे रिकंसाइल होगा? हेड ऑफिस के बुक्स में जो ब्रांच का अकाउंट है और ब्रांच ने जो हेड ऑफिस का अकाउंट का डिटेल्स सेंड किया है हेड ऑफिस को, दोनों को वो रिकंसाइल करेगा। ठीक है, और क्यों मिसमैच है, अगर कुछ मिसमैच है तो क्यों है उसको आइडेंटिफाई करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद जो भी रिकंसिलिएशन हो गया उसके बाद क्या होगा, रिकंसिलिएशन करने के बाद हेड ऑफिस जो है इनकॉर्पोरेशन का एंट्री पास करेगा। इनकॉर्पोरेशन का एंट्री का मतलब हो जाएगा कि जितने भी ब्रांचेस के डिटेल्स है वो अपने बैलेंस शीट में ऐड करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेट करना। हेड ऑफिस पासेस नेसेसरी जर्नल एंट्री, ये मैंने जर्नल एंट्री लिखा है J/E, जर्नल एंट्री टू इनकॉर्पोरेट branch trial balance in its books। ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी नेसेसरी जर्नल एंट्री का जरूरत होगा वो हेड ऑफिस पास करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे, ये 5th नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लिखेंगे द हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच एंड branch account in head office books is maintained respectively। ये ब्रांच बुक्स लिखना है। चल, ये देखो, ये पहले 5 पॉइंट्स मैंने लिखवा दिया कि इंडिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट ये देखा कि ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करेगा डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, और ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस का लेजर बनाएगा, हेड ऑफिस के साथ उसका जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको उस लेजर में पोस्ट करेगा। सिमिलरली हेड ऑफिस पहले भी जैसे मेंटेन करता था अपने बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, यहाँ भी वो मेंटेन करेगा। ब्रांच जो है अपना ट्रायल बैलेंस खुद बनाएगा, ट्रेडिंग पीएल खुद बनाएगा, फिर सारे डिटेल्स को जो है हेड ऑफिस को दे देगा ताकि हेड ऑफिस उसे इनकॉर्पोरेट कर पाए। हेड ऑफिस फर्स्ट रिकंसाइल करेगी, अगर कुछ रिकंसिलिएशन का जरूरत होगा उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का एंट्री पास करेगी। तो देखो मैंने ये 5 पॉइंट में यही बात लिखवाई, अभी मैंने जो शॉर्ट में तुम लोग को बता दिया, तो मैंने इसको फिर से एक बार समरी करके बता दिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हेड ऑफिस कैसा अपना अकाउंट मेंटेन करता है। हेड ऑफिस अकाउंट ब्रांच अपने बुक्स में कैसे मेंटेन करता है, ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस अपने बुक्स में कैसे मेंटेन करेगा, उसका एंट्री हम लोग करेंगे। अब ये जो हम तुम लोग को एंट्री बताएंगे ना, यही इंडिपेंडेंट ब्रांच का मेन जो है पार्ट है। अगर हम लोग को एंट्री समझ में आएगा तो ही हम लोग इस पे कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, ट्रांजैक्शंस, हेड ऑफिस बुक्स, ब्रांच बुक्स। ठीक है, तुम लोग को बताना है, हम तुम लोगों से पूछेंगे, कोशिश करो बताने का, अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं, तुम लोग बताने का कोशिश करो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, गुड्स dispatched by head office to branch। इसका एंट्री कौन कैसे लिखेगा,
यहाँ पर हेड ऑफिस के बुक्स में और ब्रांच के बुक्स में, जैसे हम एक पहला वाला हम बताते हैं, तुम लोग कोशिश करो उसके बाद से बताने का। जैसे पहला हम बताते हैं हमें कैसे करना है। देखो एक बात हमेशा याद रखो, हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का अकाउंट खोलेगा, ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट करेगा। मतलब जब जर्नल एंट्री होगा तो हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट को या तो डेबिट करेगा या तो क्रेडिट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ब्रांच डेबिट होगा कि ब्रांच क्रेडिट होगा। सिमिलर तरीके से ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट को जब जर्नल एंट्री पास करेगा तो उसे डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा, डिपेंड करता है कि क्या ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर हेड ऑफिस के साथ ब्रांच का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर वो तो ब्रांच अकाउंट डेबिट या क्रेडिट जरूर करेगा, और ब्रांच के साथ अगर हेड ऑफिस का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट या क्रेडिट जरूर करेगा। ठीक है, यहाँ पर गुड्स डिस्पैच हो रहा है, कौन डिस्पैच कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है ब्रांच को। तो यहाँ जो ट्रांजैक्शन है वो हो रहा है कि ब्रांच के पास स्टॉक आ रहा है और सेंड कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो पहला हम बताते हैं, जैसे ब्रांच क्या बोलेगा? मेरे पास स्टॉक आ रहा है, तो वो बोलेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। देखो ब्रांच क्या बोलेगा? ब्रांच बोलेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कर देगा। ठीक है, और हेड ऑफिस क्या बोलेगा? हम गुड्स सेंड कर रहे हैं, तो देखो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो क्रेडिट करेगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, ये ऐसे लिख देगा। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला किसको सेंड कर रहा है? हेड ऑफिस ब्रांच को। ब्रांच किससे ले रहा है? हेड ऑफिस से ले रहा है। तो यहाँ पर ब्रांच अपने बुक्स में किसका नाम लिखेगा? हेड ऑफिस का, तो टू लिख देगा हेड ऑफिस। ठीक है, टू एचओ लिख दिया मैंने, और एचओ अपने बुक्स में क्या करेगा? ब्रांच को डेबिट करेगा। ठीक है, ब्रांच को डेबिट करेगा। अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखो तो अगर किसी दो पार्टी में सेल परचेज का कंडीशन होता है तो जो सेल करता है वो क्या लिखता है? डेटर टू सेल्स। ठीक है, यहाँ पर सेल कौन कर रहा है? हेड ऑफिस सेंड कर रहा है, ब्रांच रिसीव कर रहा है, तो ब्रांच क्या बोलेगा? परचेज टू क्रेडिटर। तो देखो बात वही हुआ, यहाँ पर हेड ऑफिस उसके क्रेडिटर की तरह हो गया, ब्रांच उसके डेटर की तरह हो गया। सेल की जगह नाम क्या है? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन होगा। तो तुम लोग एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, हम लोग एंट्री ऐसे लिखेंगे। ये देखो पहले मैंने इधर एक बार लिखा और इधर एक बार लिखा, फिर मैंने चेक किया जो भी खाली जगह है वहां पर जो है हम लोग ब्रांच और हेड ऑफिस से जो है एंट्री को कंप्लीट करेंगे। हेड ऑफिस पर अपने बुक्स में हेड ऑफिस नहीं लिखेगा, वो खुद के साथ खुद थोड़ी ना ट्रांजैक्शन करेगा। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच को लिखेगा, ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस को लिखेगा। ये एक तरीका है समझने का। दूसरा जैसे मैंने बोला डेटर टू सेल, परचेज टू क्रेडिटर, वैसे करके भी समझा जा सकता है। अच्छा, अब सेकेंड नंबर ट्रांजैक्शन लिखेंगे, रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ये तुम लोग बताओ, कोशिश करो। रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, क्या बताना चाहोगे तुम लोग? क्या होगा? कोशिश करोगे? बोलो। ये सब बचपन वाला ही एंट्री है, 11 का ही एंट्री है। अगर कोई किसी को पैसा दे रहा है, जैसे डेटर पैसा दे रहा है, तो जैसा एंट्री होता है उसी के हिसाब से सोच के कंपेयर करके बता सकते हो। ये कोई नया चीज नहीं है, जो तुम लोग 11 में एंट्री सीखे हो वही है, बस यहाँ पर ब्रांच हेड ऑफिस है डेटर क्रेडिटर के बदले। तो ब्रांच रेमिट कर रहा है, हेड ऑफिस को कैश रेमिट कर रहा है। रेमिटेंस मतलब कैश। ठीक है, कैश लिखा नहीं है तो क्या होगा? रेमिट क्या करेगा? अगर रेमिट सिर्फ बोल रहा है तो कैश ही करेगा ना, स्टॉक वगैरह होगा तो वो तो रिटर्न होता है। तो बोलो क्या एंट्री होगा? बोलो, 11 में तो एंट्री किए ही होगे। अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, হ্যাঁ একবার বলো কতটা কেটে গেল। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হেড অফিস। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হেড অফিস। কনিকা বলেছে রেমিটেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্রাঞ্চ। রেমিটেন্স তো হবে না, না রেমিটেন্স কতটা হবে না, কতটা হবে ক্যাশ। রেমিটেন্সটা তো ট্রানজাকশনের নাম, আমাদেরকে লিখতে হবে ক্যাশ। ঠিক আছে, তো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু, কি বললে আরেকবার নীল বলো? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু, হেড অফিস, এটা কোথায় লিখবে বলো? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হেড অফিস কার বুকসে লিখতে হবে? আরেকবার বলো। ব্রাঞ্চ বুকস। আচ্ছা, যদি আমরা এটা লিখি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হেড অফিস, তাহলে
ব্রাঞ্চের বুকে যদি লিখি তাহলে ক্যাশ ডেবিট করা মানে তো ব্রাঞ্চের কাছে পয়সা আসছে, কিন্তু এখানে তো ওটা বলেনি, রেমিটেন্স বলেছে, হেড অফিসকে রেমিট করছে ব্রাঞ্চ, তাহলে ব্রাঞ্চের ক্যাশ ডেবিট কি করে হবে? আর কণিকা বলেছে রেমিটেন্স টু ব্রাঞ্চ, তাহলে আমি এখানে করছি রেমিটেন্সের জায়গায় ক্যাশ লিখছি, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্রাঞ্চ। গুড আফটারনুন ঋষভ। Good afternoon. ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্রাঞ্চ, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্রাঞ্চ, এইটা ঠিক বলেছে, এই এন্ট্রিটা ঠিক হয়েছে, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্রাঞ্চ। কণিকা ঠিক বলেছো, কারণ নীল যেটা বলছে সেটা তো ভুল হচ্ছে না, ক্যাশ ডেবিট তুমি ব্রাঞ্চকে বলছো, তো ব্রাঞ্চ তো পয়সা পাচ্ছে না, তো ব্রাঞ্চ তো ক্যাশ পাচ্ছে না, ব্রাঞ্চ তো ক্যাশ রেমিট করছে, তাহলে কি করে হবে? ক্যাশ ডেবিট মানে তো ক্যাশ আসা, তাহলে এখানে কি হবে বলো, ঠিকটা কি হবে? ক্যাশ এলে ডেবিট, ক্যাশ চলে গেলে কি হবে বলো, এগুলো তো 11 এর জিনিস। ক্রেডিট। हेड ऑफिस হ্যাঁ, হেড অফিস টু कैश कैश, कैश लिख सकते हैं हम लोग, या फिर इसको बैंक भी लिख सकते हैं। देखो तुम लोग 11 वाला चीज मत भूल जाओ, बेस तो हमारा वही होगा ना, हम लोग कुछ भी सीखे, ब्रांच सीख लो, डिपार्टमेंट सीख लो, दुनिया का कोई भी चीज सीख लो, लेकिन जो मेन हम लोग का अकाउंट्स का सिस्टम है वो थोड़ी ना कभी चेंज होगा, वो तो जैसा था वैसा ही रहेगा, जो डेबिट होता है वही डेबिट होगा, जो क्रेडिट होता है वही क्रेडिट होगा। कोई बात नहीं, पहला गलती हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ठीक करो, क्योंकि हमें ये ध्यान रखो कि किसके पास पैसा आ रहा है। सिंपल ऐसे लिखो ना, रेमिटेंस कर रहा है, कौन कर रहा है? ब्रांच कर रहा है, तो ब्रांच के पास से कैश जाएगा, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो टू कैश या बैंक क्रेडिट होगा, इसको मिल रहा है कैश या बैंक डेबिट होगा। बाकी दोनों गैप को कैसे फिलअप करोगे, यहाँ हेड ऑफिस लिख दोगे, यहाँ ब्रांच लिख दोगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबका गलती भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक भी हो रहा है, ठीक है, आगे बहुत सारा एंट्री ठीक हो जाएगा। हेड ऑफिस सेंडिंग कैश टू ब्रांच। अब देखो दूसरा है, जस्ट इसका ऑपोजिट है, हेड ऑफिस सेंडिंग कैश टू ब्रांच, बोलो क्या होगा? हेड ऑफिस सेंडिंग कैश टू ब्रांच, बोलो। जस्ट इसका ऑपोजिट है, तो बोलो। Branch account debit to cash. ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये देखो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, देखो ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो मेरा कहना ऐसा है कि तुम लोग ऐसे करोगे तो शायद थोड़ा सा आसान तुम लोग के लिए हो सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली भी बोल सकते हो, सही बोले हो। यहाँ पर देखो, हेड ऑफिस कैश सेंड कर रहा है तो उसका कैश क्रेडिट कर दो, ठीक है, तो रिसीव कौन करे, किसको सेंड कर रहा है? ब्रांच को, तो ब्रांच में कैश डेबिट कर दो, तो तुम लोग एक ही साथ दोनों एंट्री बोल पाओगे, कैश को डेबिट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हेड ऑफिस अपने बुक्स में तो हेड ऑफिस को लिखेगा नहीं, तो लिखेगा किसको? ब्रांच को, तो लिखो ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, ठीक है। और कैश अकाउंट डेबिट, अब ब्रांच अपने बुक्स में तो ब्रांच लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा? हेड ऑफिस, Head of ठीक है। ऐसे करके करो ना, तो दोनों एंट्री साथ साथ बोल सकते हो, दोनों एंट्री साथ साथ बोल सकते हो, ये वाला प्रोसेस फॉलो करने से, ठीक है। बाकी डायरेक्टली कर पा रहे हो वो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, अगर ग्रिप है तो डायरेक्टली ही कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे ऐसे करके अपना जो है ग्रिप बढ़ाओ। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच, ये बताओ, डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच, ब्रांच ने डायरेक्टली कुछ परचेज किया। अब परचेज जब बोल रहा है मतलब स्टॉक का बात होता है, ठीक है, तो जैसे तुम लोग नॉर्मल एंट्री करते हो ना बिजनेस में, परचेज का एंट्री वैसे ही होगा, तो बताओ कहाँ होगा? डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच, बोलो। गलत होगा तो कोई बात नहीं, बोलो क्या होगा? डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच, ब्रांच ने परचेज किया, तुम लोग परचेज का एंट्री देते हो ना, वैसे ही परचेज का एंट्री यहाँ भी लगेगा, बोलो क्या होगा? स्टॉक परचेज का एंट्री जो है वैसे ही होगा। क्रेडिटर से कभी परचेज का एंट्री नहीं पास की हो? परचेज का एंट्री क्या होता है? स्टॉक परचेज, क्या एंट्री होगा? है बोलो।
Purchase account debit to loan. परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। ये देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर হবে सिर्फ ब्रांच के बुक्स में एंट्री होगा, क्योंकि डायरेक्ट परचेस बाय ब्रांच, हमें ना ट्रांजैक्शन भी समझना पड़ेगा। डायरेक्टली कौन परचेस कर रहा है? ब्रांच परचेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो हेड ऑफिस का कुछ भी नहीं है। हेड ऑफिस के साथ ब्रांच का अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच को नहीं लिखेगा। यहाँ पर नहीं बोला है कि ब्रांच से हेड ऑफिस से परचेस हुआ है, बोल रहा है कि ब्रांच डायरेक्टली परचेस किया है, मतलब हेड ऑफिस से नहीं। हेड ऑफिस से जब करता है कोई डायरेक्ट परचेस नहीं होता है। डायरेक्ट परचेस का मतलब ही क्या हो गया? वो मार्केट में गया, खुद से परचेस किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैश भी लिख सकते हैं। देखो अब हमें तो बोला नहीं है कि भाई कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है। तो देखो अगर क्वेश्चन में कैश परचेज बोलेगा टू कैश लिख दो, अगर चेक परचेज बोलेगा टू बैंक लिख दो, ठीक है। और अगर हम लोग को क्रेडिट परचेज बोलेगा तो टू क्रेडिटर लिख दो। देखो सब ये कुछ भी एक भी ऐसा एंट्री नहीं है जो तुम लोग को नहीं पता है। जब स्टार्टिंग में एंट्री सीखते हो तो यही सब एंट्री सीखते हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, गलत नहीं होगा, ठीक है। और गलत हुआ भी तो क्या है, अभी तो सीख रहे हो। अब लिखो परचेज बाय ब्रांच बट पेमेंट बाय हेड ऑफिस। अब थोड़ा सा सेम क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि परचेज हेड ऑफ ब्रांच नहीं किया है, लेकिन उसका पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है। मतलब अब हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होगा। क्या होगा? देखो कंसेप्ट समझो। ब्रांच मार्केट में गया, स्टॉक परचेज कर लिया, लेकिन पेमेंट कौन करा? हेड ऑफिस करा। तो ये तीन कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री कैसे होगा? सबसे पहले हेड ऑफिस का क्या होगा ये सोचो। अगर वो पेमेंट कर रहा है उसका क्या होगा ये सोचो। और ब्रांच परचेज कर रहा है तो उसके पास क्या आएगा क्या जाएगा, और हेड ऑफिस के पास क्या आएगा क्या जाएगा, ये बताओ। ट्राई कर रहे हो तुम लोग? कर रहे हो तो बोलो क्या होगा। पेमेंट हेड ऑफिस किया है, पहले इसका दिमाग लगाओ। पेमेंट यानी कैश या बैंक, तो ये कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट होगा कहीं ना कहीं। तो पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट होगा, कहाँ होगा ये सोचो। जहां होगा वहां लिख दो, उसके बाद बाकी डेटा लिख दो। बोलो, ट्राई करो। मैंने तो अभी हिंट्स दे दिया, बता भी दिया। परचेज बाय ब्रांच बट पेमेंट बाय हेड ऑफिस। हाँ बोलो। Cash account debit to purchase account. আরেকবার বলো, কতটা কেটে গেল। Cash account debit to purchase account. ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পারচেজ অ্যাকাউন্ট, এটা কোন কার এতে যাবে বলো, কোন বুকসে যাবে? হেড অফিস না ব্রাঞ্চ? এটা হেড অফিসে ব্রাঞ্চে যাবে। কিন্তু আমাকে একটা জিনিস বলো, তোমরা এটা দেখো ভালো করে, পেমেন্ট কে করছে? হেড অফিস করছে, ঠিক আছে। তাহলে আমাকে এটা বলো কি ক্যাশটা ডেবিট হবে না ক্রেডিট হবে? যদি আমরা পেমেন্ট করছি সাপ্লায়ারকে, তাহলে ক্যাশ ডেবিট হবে না ক্রেডিট হবে? আগে এটা বলো। ডেবিট হবে। নর্মালি যদি এসব না থাকতো কি পারচেজ বাই ব্রাঞ্চ বা বাট পেমেন্ট বাই হেড অফিস, শুধু পারচেজ থাকতো, পারচেজ দেয়া থাকতো, তাহলে আমরা এটা লিখতাম না এই কথাটা কি পারচেজ টু ক্রেডিটার বা ক্যাশ, এই কথাটা লিখতাম তো। কণিকা বলছে ব্রাঞ্চ টু ব্যাংক, ব্রাঞ্চ টু ব্যাংক, হ্যাঁ ব্রাঞ্চ টু ব্যাংক, এটা ঠিক হয়েছে। কণিকাটা ঠিক হচ্ছে, ব্রাঞ্চ টু ব্যাংক মানে এটা হেড অফিসে যাবে, ঠিক বলেছো। এবারে দেখো এটার আনসারটা হবে ব্রাঞ্চ টু ব্যাংক বা ক্যাশ, ঠিক আছে। এবারে আমি বোঝাচ্ছি কেন এরকম হবে। ये देखो परचेज बोला है, परचेज का एंट्री क्या होता है? परचेज टू कैश या क्रेडिट, ठीक है। टू कैश या क्रेडिटर या फिर बैंक, ये होता है नॉर्मल। अगर हमें ब्रांच वगैरह कुछ नहीं बोला जाता तो कैश, क्रेडिटर और क्या हो सकता है? बैंक, ठीक है। अब बोल रहा है ये कैश में परचेज हुआ है तो क्रेडिटर बैंक को भूल जाओ। बोल तो रहा है कि पेमेंट हो गया है, कौन किया है? हेड ऑफिस किया है। तो ये कैश क्रेडिट कहाँ लिखेंगे पहले ये बताओ। कैश क्रेडिटটা কোথায় লিখবো? ব্রাঞ্চে না হেড অফিসে? পেমেন্ট হেড অফিস করেছে, তাহলে কোথায় লিখতে হবে বলো, কোথায় লিখতে হবে?
আচ্ছা হেড অফিস পে করলে কোথায় লিখতে হবে বলো, এটা তো একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন করেছি, বলো হেড অফিস যদি টাকা পে করে তাহলে কার অ্যাকাউন্টে লিখবে? ব্রাঞ্চ। Branch. ব্রাঞ্চে কেন লিখবে? আমি আমি ক্যাশ পেমেন্ট করলে আমি ব্রাঞ্চের অ্যাকাউন্টে কেন লিখবো? হেড অফিস পেমেন্ট করলে হেড অফিস নিজের মুখ সে এন্ট্রি করবে না। হেড অফিস যদি কিছু পারচেজ করে তাহলে সে কি এন্ট্রি করবে? যদি কোনো বিজনেস এন্টিটি পারচেজ করে পেমেন্ট করছে কিছু, তোমরা ধরো কাউকে স্যালারি দিচ্ছ, ঠিক আছে, তোমাদের একটা বিজনেস আছে, সেখানে তোমরা কিছু লোককে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে রেখেছো, তাকে স্যালারি দিচ্ছ, তাহলে স্যালারির এক্সপেন্সেসটা নিজের বুকসে লিখবে না? নিজের বুকসেই তো লিখতে হবে। তাহলে হেড অফিস যদি পেমেंट করে তাহলে ও ब्रांचের बुक से কেন লিখবে? তাহলে हेड ऑफिस तो নিজের बुक से ही लिखবে टू कैश। ठीक है, यहाँ पर टू कैश हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये वाला हो गया हम लोग का टू कैश। अच्छा, अब परचेज कौन कर रहा है? परचेज कौन कर रहा है? परचेज কে করছে? Branch. ব্রাঞ্চ। তাহলে এখানে পারচেজ হবে, এইভাবে ভেঙে ভেঙে করতে হবে, না হলে অসুবিধা আছে। এই দেখো পারচেজ ব্রাঞ্চ করছে, তাহলে পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট ব্রাঞ্চের बुक से হবে। नॉर्मली परचेज एंड एंट्री क्या है? परचेज टू कैश और परचेज टू क्रेडिटर। तो यहाँ तो कैश ही होगा क्योंकि पेमेंट हो रहा है, तो परचेज यहाँ जाएगा, कैश यहाँ जाएगा। अब बताओ कहाँ ब्रांच लिखे, कहाँ हेड ऑफिस लिखे? बोलो बोलो बोलो, कहाँ ब्रांच लिखे, कहाँ हेड ऑफिस? अब अपने बुक्स में अपना नाम लिखा जाता है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, तो क्या मिस्टर ए अपना कोई भी मतलब जब जर्नल पास करेगा क्या वहां पर मिस्टर ए लिखता है? नहीं लिखता है ना। अपना नाम थोड़ी ना लिखा जाता है। क्या खुद के साथ खुद ट्रांजैक्शन करेंगे? ये तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर किसको डेबिट करेंगे? Branch. ब्रांच को। और यहाँ पर किसको क्रेडिट करेंगे? क्योंकि क्रेडिट जगह ही खाली है तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा। आसान हो गया ना क्वेश्चन करने का तरीका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू Head office. हेड ऑफिस। जस्ट एक बार बात को पकड़ो, हम क्या बोल रहे हैं। अगर तुम लोग उस बात को समझ लेते हो ना तो आसानी से आंसर दे पाओगे। तुम लोग नॉर्मली सोचो कि अगर परचेज होता है उसका एंट्री क्या होता है, तो परचेज होता है तो नॉर्मली एंट्री होता है परचेज टू कैश क्रेडिट या बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है पेमेंट हुआ है। अब पेमेंट बोला नहीं, चेक चेक है कि कैश है, तुम लोग कैश मानते हैं, तुम लोग चाहो तो इसको बैंक भी लिख सकते हो, बोला नहीं है कैसे। अब परचेज कौन कर रहा है? ब्रांच कर रहा है, तो इसके अकाउंट में परचेज डालो। पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है, तो यहाँ टू कैश लिखो। ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ पता है? अब इसको रीड करके देखो, इसका मतलब ये हो गया ब्रांच टू कैश, मतलब हेड ऑफिस बोल रहा है मैंने ब्रांच के लिए पेमेंट किया है, ब्रांच को, ब्रांच से बाद में उसका हिसाब करेंगे। यानी ब्रांच मेरा क्या, अगर तुम लोग मानो किसी फ्रेंड के बिहाफ में कुछ पेमेंट कर रहे हो, खर्चा उसका है, तुम लोग पेमेंट कर रहे हो, तो तुम लोग क्या बोलोगे? उससे बाद में पैसा ले लेंगे। तो उससे बाद में पैसा लोगे तो उसको डेटर नहीं बनाओगे, तो डेटर टू कैश करोगे। मान लो किसी फ्रेंड को 100 रुपए का जरूरत है, उसने कुछ 100 रुपए का परचेज कर लिया, उसके पास नहीं है, तुम लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो तुम लोग क्या बोलोगे? खुद का एक्सपेंस थोड़ी है, खुद का होता तो एक्सपेंस टू कैश बोलते ना, खुद का नहीं है, फ्रेंड का है, तो बाद में फ्रेंड से लेना पड़ेगा, तो फ्रेंड का नाम से उसे डेबिट कर दोगे टू कैश। उसका खर्चा हम लोगों ने पे किया। तो हेड ऑफिस भी बोल रहा है ब्रांच का खर्चा मैंने पे किया, ब्रांच बोल रहा है मैंने स्टॉक परचेज किया, लेकिन पेमेंट किसको करना पड़ेगा? हेड ऑफिस को। मतलब हेड ऑफिस के साथ वो बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिफ्थ हो गया, सिक्स नंबर देखते हैं इसके बाद। सिक्स नंबर एंट्री देखो कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स बाय ब्रांच। फिर से बताओ, ठीक है, सेल्स बाय ब्रांच। गलत होगा तो कोई बात नहीं, फिर से बताओ सेल्स बाय ब्रांच क्या लिखेंगे। यहाँ पर है हेड ऑफिस और इधर है ब्रांच का बुक्स, हेड ऑफिस बुक्स और ब्रांच का बुक्स। बताओ कहाँ एंट्री होगा? Cash account debit to sales. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स কোথায় লিখবো বলো? কার বুকসে লিখবো? Branch. হ্যাঁ, কারণ ব্রাঞ্চ সেল করছে। ঠিক আছে, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन देखो हम लोग को तो बोला नहीं है कि कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो अगर कैश सेल नहीं होता है, कैश सेल हुआ तो कैश लिखेंगे, इसके अलावा और क्या क्या लिख सकते हैं ये बताओ? कैश लिखेंगे सही है, और क्या लिख सकते हैं? আর কি লিখতে পারি? কত রকমের সেল হতে পারে, কতগুলোই লিখবো। ক্যাশ লিখতে পারি, আর হ্যাঁ বলো। ব্যাংক, ডেটার, এতগুলো জিনিস। अच्छा, हेड ऑफिस से কিছু হবে? हेड ऑफिस में कुछ होगा बताओ? हेड ऑफिस में कोई एंट्री होगा?
नो मैम। अभी नहीं होगा, अभी अभी तो किया था ना ऐसा। ये देखो हेड ऑफिस में क्यों होगा, ब्रांच ने सेल किया है कस्टमर को, तो हेड ऑफिस में नहीं होगा। हेड ऑफिस और ब्रांच में ट्रांजैक्शन होगा तभी हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच अगर अपने कस्टमर को सेल कर रहा है उसका हिसाब हेड ऑफिस को नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच बड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये अपना हिसाब खुद रख लेगा। अच्छा नेक्स्ट देखो 7th नंबर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर बाय ब्रांच। कलेक्शन फ्रॉम डेटर बाय ब्रांच। बोलो ब्रांच का जो डेटर है, हम पहले क्वेश्चन समझा देते क्या है, फिर तुम लोग बताओ। कलेक्शन फ्रॉम डेटर बाय ब्रांच का मतलब, जैसे बिजनेस में अगर क्रेडिट सेल होता है तो डेटर से बाद में पैसा कलेक्शन करना पड़ता है, तो ब्रांच ने अपने डेटर से पैसा कलेक्शन किया है, उसका एंट्री पूछ रहा है। बोलो उसका एंट्री क्या होगा, बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেটার কোথায় হবে বলো, ঠিক হয়েছে, কোথায় হবে? ब्रांच ब्रांच। ब्रांच। कैश या फिर बैंक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ होगा, हेड ऑफिस में कुछ नो मैम। होगा कि नहीं? नहीं कर। अच्छा अब 8th नंबर, कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच डेटर डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस। इसका मतलब समझा देते हैं। कलेक्शन कहां पर हुआ, हेड ऑफिस में हुआ। ठीक है, किसका डेटर था, ब्रांच का डेटर था। देखो हेड ऑफिस भी तो सेल करता है ना, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलता है विथ नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो ब्रांच भी सेल करता है एज वेल एज हेड ऑफिस भी सेल करता है। अब क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर चाहे तो अपना पेमेंट वो उस ब्रांच पे भी कर सकता है जहां पर उसने परचेस किया, या फिर किसी और ब्रांच में भी कर सकता है, या फिर किसी उसके हेड ऑफिस में भी कर सकता है। ऐसा तो फैसिलिटीज होता है ना, जैसे मान लो मॉल्स पे जो अलग अलग जो है शॉप होता है, लाइक पैंटालून्स वगैरह होता है, तो तुम लोग अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर जगह से पैंटालून्स का कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, तो दूसरे जगह पे भी चाहो तो जैसे जैसे कोलकाता में किसी जगह से अगर ले रहे हो, तो हावड़ा में भी अगर पैंटालून्स का जो ब्रांच है वहां पर भी जाके उसको अगर एक्सचेंज करवाना है, कुछ और करना है, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिमिलर जो है सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर तो ऐसा होगा ना, तो वही बोल रहा है कि ब्रांच का जो डेटर था उसने पेमेंट उस ब्रांच में नहीं किया जहां से परचेज किया, उसने पेमेंट जाके हेड ऑफिस में कर दिया, तो हेड ऑफिस ने वो कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये है सिचुएशन। अब इसका एंट्री कैसे होगा ये बताओ, तो कैसे सोचना है वो भी हम बता देते हैं। तुम लोग ये सोचो किसके पास पैसा आया। ठीक है, और देखो जब भी डेटर से पैसा मिलता है, सबसे पहला बात ये हो जाएगा, जब भी डेटर से पैसा मिलता है इन जनरल हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कैश टू डेटर। अभी अभी मैंने तुम लोग को यहाँ पर दिखाया, पैसा आ जाएगा, डेटर कम हो जाएगा। ठीक है, अब पैसा जो कलेक्ट कर रहा है, जो कैश कलेक्ट कर रहा है, वो उसके बुक्स में जाएगा कैश अकाउंट, और जिसका डेटर कम हो रहा है वो उसके बुक्स में डेटर अकाउंट को कम करके दिखाएगा, यानी क्रेडिट करके दिखाएगा। बिकॉज डेटर एक डेबिट एंट्री होता है, डेटर जब पे होगा तो क्रेडिट एंट्री होगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट करके करो तब कर पाओगे। बोलो क्या होगा। ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ব্রাঞ্চ ডেটার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হেড অফিস। ভুল হয়ে গেল, আমি যেরকমটা বললাম ওরকমটা করে দেখো তাহলে ঠিক হবে। ব্রাঞ্চ ডেটার ডেবিট হবে কি করে, কারণ ডেটার ডেবিট হওয়া মানে তো ডেটার ডেবিট মানে কি হয় বলো আগে, ডেটার ডেবিট মানে এটা ক্লিয়ার করো আগে, ডেটার ডেবিট হওয়া মানে কি হয়? ডেটার কমে যাবে। না, ডেটার কি করে কমে যাবে, যখন তুমি ক্রেডিট সেল করলে তাহলে এন্ট্রি কি করলে, এক্ষুনি ডেটার টু সেল করলাম, তাহলে সেল ক্রেডিট সেল করলে ডেটার কমলো কি করে, সরি ক্রেডিট সেল করলে ডেটার কমলো কি করে বলছি, ডেটার তো ডেবিট হলেই তো ডেটার বাড়ে। যখন তুমি ক্রেডিট সেলের এন্ট্রি করো, ডেটার টু সেল করো, তার মানে তো তুমি ডেটার জেনারেট করছো। আর তুমি ডেটারকে ক্রেডিট করলে না, তোমার ডেটার এই যেখানে ক্যাশ টু ডেটার এক্ষুনি বললে, তাহলে এটা তোমার ডেটারটা বাড়লো না কমলো?
সেম এন্ট্রি তো, শুধু এখানে কালেকশন ডেটার থেকে ব্রাঞ্চ না করে কালেকশন ব্রাঞ্চের বিহাফে হেড অফিস করছে। তো এইটা তুমি যে যখন ডেটার ক্রেডিট করলে তবে তো কমলো, ডেটার ডেবিট করলে কমবে কি করে? ডেটার ডেবিট করা মানে তো ডেবিট, ডেটার মানে কি, ডেটার তো একটা অ্যাসেট, অ্যাসেট তো ডেবিট হলে বাড়ে আর অ্যাসেট ক্রেডিট হলে তো কম হয়। অ্যাসেট ক্রেডিট হলে কম হবে, অ্যাসেট ডেবিট হলে কি করে কম হবে? অ্যাসেট সবসময় ক্রেডিট হলেই কম হবে, লাইবিলিটি ক্রেডিট হলে বাড়বে, তাই জন্য তো ক্যাপিটাল ক্রেডিট হয়, ক্যাশ টু ক্যাপিটাল। তো ক্যাশ ডেবিট হচ্ছে, তাহলে ক্যাশ আসছে। অল অ্যাসেটস আর ডেবিটেড, অল লাইবিলিটিস আর ক্রেডিটেড। এবারে বলো। बोलो, अभी बहुत सारा एंट्री है, 14 एंट्रीज है। देखो मैंने तुम लोग को प्रोसेस बताया है, अब तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, मैंने तो प्रोसेस बता दिया है, तुम लोग उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? हाँ बोलो। Cash account debit to head office. ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হেড অফিস। দেখো আমি যেরকম বলছি ওরকমটা করছো না, ওই জন্যই ভুল হচ্ছে। তোমরা এক একটা জায়গার এন্ট্রি দিতে চাইছো, ওরকম ওরকম ভাবে করলে তখন হবে যখন সিঙ্গেল হবে, আদারওয়াইজ ভুল হতেই থাকবে। দেখো আমাকে আগে বলো ক্যাশ কোথায় ডেবিট হবে, কে ক্যাশ কালেক্ট করছে, আগে আমাকে এটা বলো, কোন ক্যাশ কালেক্ট কর रहा है? Head office. তাহলে কোথায় ক্যাশ ডেবিট করবো? তাহলে হেড অফিসেই ক্যাশ ডেবিট করবো। Head office. কার্ড কার্ড ডেটার কমছে ব্রাঞ্চের না হেড অফিসে? যদি ডেটার পেমেন্ট করে দেয় তার নামটা তো তোমাকে খাতা থেকে উড়িয়ে দিতে হবে না। যখন আমরা কাউকে পেমেন্ট করে দিই কারোর থেকে মানে ক্রেডিটে কিছু নিই, আমরা তাকে বলি না ভাই পেমেন্ট করে দিলাম তুমি কিন্তু আমার নামটা এ করে দিও যেটা লিখে রেখেছো। তো সেরকমই ব্রাঞ্চ কে ডেটার মানে এবারে ডেটারটা তো রেকর্ড হয়ে রয়েছে ব্রাঞ্চে, কারণ ব্রাঞ্চের ডেটার, তাহলে ডেটারটাকে কম কে করবে? बोलो डेटर कम कम कौन करेगा? डेटर को कम कौन करेगा, ब्रांच करेगा कि हेड ऑफिस करेगा? जिसका डेटर है वही करेगा, डेटर किसका है, ब्रांच का है, तो कौन डेटर कम करेगा बोलो? Branch. ब्रांच। तो डेटर कम करने का मतलब डेटर एक एसेट है, वो कम होने से क्रेडिट होता है, तो यहाँ डेटर होगा। अगर तुम लोग ऐसे स्प्लिट नहीं करोगे, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर डायरेक्टली बोलने जाओगे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कैश अकाउंट डेबिट हो गया, अब बची हुई जगह पे क्या लिखना है? हेड ऑफिस के यहाँ पर ब्रांच लिख दो, सिंपल सा तरीका, और ब्रांच के यहाँ पर हेड ऑफिस। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, हेड ऑफिस क्या बोल रहा है, मैंने कैश कलेक्ट कर लिया लेकिन ये मेरा नहीं है, ये ब्रांच का है, मुझे उस ब्रांच में उस पैसे को देना है, इसीलिए वो ब्रांच को क्रेडिट कर लिया, मतलब लाइबिलिटी बना लिया कि मुझे इस अमाउंट को ब्रांच को ट्रांसफर कर देना है। और ये क्या बोलेगा, ब्रांच क्या बोलेगा, हाँ मैंने अपने डेटर को कम कर दिया क्योंकि मेरे डेटर ने पैसा दे दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया, किसको दिया? हेड ऑफिस को दिया। हम हेड ऑफिस से ले लेंगे, अगर किसी से लेना होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो अब 9th नंबर, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच। बताओ ये क्या होगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच, बोलो ये क्या होगा? एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच, बोलो ये आसान है, ब्रांच ने एक्सपेंसेस किया है तो सिर्फ ब्रांच में ही एंट्री होगा। एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक। अच्छा 10th नंबर, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। सेम इस तरीके का बात है कि ब्रांच का एक्सपेंसेस है लेकिन पे कौन किया है, हेड ऑफिस किया है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्सपेंसेस अगर ब्रांच का है तो ब्रांच अपने बुक्स में एक्सपेंसेस को जरूर डेबिट करेगा, अगर पेड हेड ऑफिस कर रहा है तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में कैश को क्रेडिट जरूर करेगा, कैश या बैंक को, क्योंकि उसका कैश का आउटफ्लो होगा। ठीक है, और एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा क्योंकि ब्रांच का एक्सपेंसेस है। अब ये एक्सपेंस हेड ऑफिस कर रहा है तो उसको बाद में हेड ऑफिस को रिमिट करना पड़ेगा, और हेड ऑफिस ब्रांच से वो पैसा बाद में ले लेगा, तो वो यहाँ पर ब्रांच को लिखेगा। सिंपल सा तरीका है। देखो नॉर्मली जो तुम लोग 11 में जर्नल एंट्री सीखते हो एक्सपेंसेस का क्या है वही है, लेकिन एक्सपेंसेस का तरीका क्या हो रहा है, खुद का एक्सपेंस खुद नहीं पे करे, कोई और पे कर रहा है, तो उस हिसाब से दो जगह पे हम लोग एंट्री करके दिखा रहे हैं।
बाकी एंट्री का सिस्टम एज इट इज है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो जो तुम लोग बचपन में सीखते हो स्टार्टिंग में वही एंट्री है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच, या फिर यहां पर लिखेंगे एलोकेशन टू ब्रांच, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। बोल रहा है हेड ऑफिस का हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच, मतलब क्या हो गया, जैसे देखो एडवर्टाइजमेंट, एक एग्जांपल दे रहे हैं। हेड ऑफिस ने सोचा कि बिजनेस को अच्छा रन करवाने के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक्सपेंस का बेनिफिट जो है सभी को मिलेगा, ठीक है। एक्सपेंसेस का बेनिफिट सभी ब्रांच को मिलेगा, लेकिन खर्चा कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। हेड ऑफिस ने अपना एक प्लान किया, बिजनेस प्लान किया कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस करेंगे तो मेरा बिजनेस जो है थोड़ा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट सिर्फ हेड ऑफिस को नहीं मिलने वाला। जैसे हेड ऑफिस में एक अकाउंटेंट है, हेड ऑफिस उसको सैलरी दे रहा है, तो उसका बेनिफिट सिर्फ हेड ऑफिस को जाता है। लेकिन हेड ऑफिस अगर डिसीजन लेके बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाता है तो उसका बेनिफिट हेड ऑफिस को भी होगा एज वेल एज ऑल ब्रांचेस को होगा, ठीक है। तो इसीलिए हेड ऑफिस बोल रहा है कि जरूर मैंने एक्सपेंस किया है लेकिन इसका बेनिफिट सारे ब्रांचेस को मिल रहा है, तो इसका खर्चा हम सारे ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, सारे ब्रांचेस में इसका खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करना है, सारे ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होगा एंट्री, देखो यहाँ पर एक्सपेंस कौन कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है हेड ऑफिस, ठीक है। और उसका बेनिफिट किसे मिल रहा है, सभी ब्रांचेस को मिल रहा है। तो यहाँ पर एंट्री किस तरीके से होगा, अगर हेड ऑफिस क्या बोल रहा है कि हम अपने एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, तो देखो सबसे पहला एंट्री जो सिर्फ हेड ऑफिस करेगा वो करेगा एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बोल के करेगा, ठीक है। तो ये तो हेड ऑफिस के साथ किसका ट्रांजैक्शन हुआ, जिनको उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए अपॉइंट किया होगा। अब किसी सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवाए, कुछ लिफलेट करवाए, कुछ भी, मतलब जिस तरीके का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस हो सकता है उन्होंने जो भी किया है, ठीक है। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, जो भी दिया है, जो भी, तो ये पहला एंट्री होगा। सेकेंड, हेड ऑफिस क्या बोल रहा है, ये खर्चे का जो बेनिफिट है वो सारे ब्रांचेस को मिलेगा, तो हम इस एक्सपेंसेस को ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये हेड ऑफिस क्या करना चाह रहा है, एक्सपेंसेस को ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एक्सपेंस मान लो 100 रुपीज का किया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये 100 रुपीज, इसका मान लो 2 ब्रांच है, ठीक है, तो दोनों ब्रांच में वो 50-50 करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो कैसे एंट्री करेगा, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बोल के 50 रुपीज। अब ब्रांच 1 में कर रहा है तो ब्रांच 1 अकाउंट डेबिट, मतलब ब्रांच 1 से ले लेगा बाद में, ठीक है। और ब्रांच 2 में करेगा तो ब्रांच 2 अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 50 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होना चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये इस तरीके से एंट्री करेगा। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बेसिकली ब्रांच टू एक्सपेंस, ब्रांच टू एक्सपेंस। अब एडवर्टाइजमेंट तो मेरा एग्जांपल था, तो तुम लोग ऐसा मत सोच लो कि हेड ऑफिस ने एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट उसके बुक्स में होना चाहिए, बिल्कुल उसके बुक्स में हो रहा है, लेकिन उसके बाद हेड ऑफिस और ब्रांच का जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए ना हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हेड ऑफिस के बुक्स में ओनली हेड ऑफिस के साथ बाहर वाले का जो ट्रांजैक्शन है उसका एंट्री हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा रहे। अगर तुम लोग चाहो तो ये फर्स्ट एंट्री लिख भी सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद वो एक्सपेंसेस को एलोकेट करेगा, ऐसा क्वेश्चन में हमें बता दिया है। तो ब्रांच अपने बुक्स में एक्सपेंसेस को बुक करेगा, भले ही उसने डायरेक्टली नहीं किया है, उसका बेनिफिट लिया है। तो यहाँ पर हेड ऑफिस क्या लिखेगा, हेड ऑफिस लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो इसको बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि एक्सपेंसेस तो डेबिट होता है हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, नहीं, एक्सपेंस पहले डेबिट हुआ था, बिल्कुल डेबिट हुआ था। अब एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ब्रांचेस में, इसीलिए वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब ब्रांच क्या बोलेगा, ब्रांच कैसे एंट्री करेगा वो सोचना है हमें। देखो ब्रांच क्या बोलेगा, ब्रांच बोलेगा एक्सपेंसेस तो हुआ है, ठीक है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंस हुआ है, बट मैंने खुद से नहीं किया है, ना तो किसी को पेमेंट किया है, तो टू कैश या बैंक तो होगा नहीं, मेरे बदले हेड ऑफिस ने किया है, तो टू हेड ऑफिस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पर एलोकेशन का बात हो रहा है, एलोकेशन का मतलब ये हो रहा है कि हेड ऑफिस अपने खर्चे को ब्रांच को एलोकेट कर रहा है, ठीक है, तो ब्रांच को सेंड कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस
क्रेडिट हो गया, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया। ब्रांच टू हेड ऑफिस मतलब एक्सपेंस जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। और कैसे सर्कुलेट हो रहा है, हेड ऑफिस से ब्रांच में जा रहा है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो ब्रांच कैसे एंट्री करेगा, ब्रांच बोलेगा मेरे बिजनेस में एक्सपेंस हुआ जो कि मैंने खुद नहीं किया हेड ऑफिस ने, उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, तो एक्सपेंस को तो एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगर खुद से एडवर्टाइजमेंट करेगा तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा, खुद से एक्सपेंस नहीं कर रहा है, एक्सपेंस उसका हो रहा है बट करवा रहा है हेड ऑफिस, ठीक है। तो एक्सपेंस टू हेड ऑफिस यहाँ पर हो गया ब्रांच टू एक्सपेंस, लेकिन इसके पहले हेड ऑफिस ने जरूर एक एंट्री पास किया होगा जब उसने एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा पेमेंट किया होगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जब स्टॉक ट्रांसफर होगा तब कैसे एंट्री होगा, देखो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जब ट्रांसफर होगा तो हेड ऑफिस के बुक्स में भी एंट्री होगा कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, ब्रांच के बुक्स में एंट्री होगा कि नहीं। देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो जाएगा पता है, देखो यहाँ पर एक्चुअली हेड ऑफिस के बुक्स में क्या है, हेड ऑफिस के बुक्स में बहुत सारे ब्रांच का अकाउंट है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के बीच में जो है स्टॉक का ट्रांसफर हुआ है, ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को स्टॉक दिया है, ब्रांच 2 ने ब्रांच 3 को स्टॉक दिया है, इनके अंदर जो है ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर इनके अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो ये अगर ब्रांच अपने बुक्स में एंट्री करेगा, ठीक है, कि मैंने ब्रांच 2 को ट्रांसफर किया, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ब्रांच 2 टू यहाँ पर ऐसे लिखेगा कि वो स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, तो गुड सेंड टू ब्रांच 2 ऐसे लिखेगा। ये देखो जैसे हेड ऑफिस जब स्टॉक सेंड करता है जैसे लिखता है वैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, ये देखो ब्रांच 2 टू गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है, गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है, इस तरीके से। और ब्रांच 2 क्या बोलेगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच 1 टू ब्रांच 1, ठीक है, ऐसे एंट्री करेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इस ब्रांच के अंदर ये ब्रांच B1 जो है ये अपने अंदर हेड ऑफिस का अकाउंट तो ओपन करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अगर ब्रांच 2 का भी अकाउंट उसे ओपन करना पड़ेगा अगर वो ब्रांच 2 के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ब्रांच 2 अपने अंदर हेड ऑफिस का बुक्स तो ओपन करेगा, एज वेल एज अगर वो ब्रांच 1 के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है उसका बुक्स भी ओपन करेगा। अब क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर जब ब्रांच 1 अपना डिटेल्स हेड ऑफिस को सेंड करेगा तो उसमें वो हेड ऑफिस का डिटेल्स के साथ साथ ये भी सेंड करेगा, ब्रांच 2 का भी लेजर सेंड करेगा। अब हेड ऑफिस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हेड ऑफिस को क्या करना है, रिकंसाइल करवाना है। अब अगर रिकंसाइल करेगा उसमें अगर दूसरे ब्रांच का ट्रांजैक्शन भी आ जा रहा है, मतलब ब्रांच 1 का रिकंसाइल करेगा तो वो देखेगा मैंने जो ब्रांच B1 बनाया है और इन्होंने जो B1 का अकाउंट सेंड किया उसमें क्या ट्रांजैक्शन, लेकिन उसमें अगर ब्रांच 2 का भी ट्रांजैक्शन आ जाता है तो उसमें क्या होगा, हेड ऑफिस के लिए रिकंसाइल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिकंसाइल करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा अगर ब्रांच एक दूसरे के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं और उसका एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हेड ऑफिस ने क्या सिस्टम निकाला, मतलब अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम ये है कि भले ही दो ब्रांच अपने अंदर ट्रांजैक्शन करे लेकिन ये माना जाएगा कि वो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, वैसे भी हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के बिना कर भी नहीं सकते हैं, अगर वो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं तो एंट्री ट्रांसफर या सेंड का जो भी हो रहा है वो हेड ऑफिस का नाम से होना चाहिए, ठीक है, हेड ऑफिस के अकाउंट के नाम से होना चाहिए। मतलब कैसे, ये देखो कैसे हो जाएगा एंट्री, तो अगर स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो हेड ऑफिस बोल रहा है कि कैसे एंट्री करना है, जो सेंडिंग ब्रांच है वो कैसे करेगा, देखो जो सेंडिंग ब्रांच है वो कुछ इस तरीके से करेगा, यहाँ पर हम लिखते हैं सेंडिंग ब्रांच कैसे एंट्री करेगा, जो सेंड कर रहा है, और जो यहाँ पर लिख देते हैं सेंडिंग ब्रांच, मान लो सेंडिंग ब्रांच है B1, ठीक है, वो कैसे एंट्री करेगा, और जो रिसीविंग ब्रांच है तो सेंडिंग वाला क्या बोलेगा कि वो गुड सेंड कर रहा है तो उसके यहाँ से स्टॉक जा रहा है तो टू गुड सेंड ऐसे लिखेगा, ये देखो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 2, मान लेते हैं कि ब्रांच 2 रिसीविंग है, ये लिखेगा। तो डेबिट किसको करेगा, डेबिट बोल रहा है हेड ऑफिस को कर दो,
ठीक है, हेड ऑफिस को डेबिट कर दो। क्यों? क्योंकि रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम होगा। अगर ब्रांच जो है हेड ऑफिस के अलावा और अपने कस्टमर वगैरह के अलावा अगर दूसरे ब्रांच का भी अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट कर दे तो उसमें रिकंसिलिएशन का प्रॉब्लम होगा। इसीलिए क्या करना है, जो गुड सेंड कर रहा है उसके यहाँ से स्टॉक आउटफ्लो होगा, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो स्टॉक गोज आउट हो रहा है तो टू गुड सेंड टू ब्रांच 2 और हेड ऑफिस को कर दो डेबिट, बिकॉज हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन में हो रहा है। मतलब ट्रीटमेंट ऐसा हो गया कि ब्रांच 1 ब्रांच 2 को स्टॉक भेज रहा है, इसीलिए गुड्स को क्रेडिट कर रहा है। और डेबिट किसको करेगा? जिसके इंस्ट्रक्शन पे वो कर रहा है। ठीक है, तो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन पे कर रहा है तो हेड ऑफिस को उसको करना है डेबिट। और जो रिसीविंग ब्रांच है वो क्या एंट्री करेगा, यहाँ पर लिखते हैं। रिसीविंग ब्रांच जो है वो क्या एंट्री करेगा, रिसीविंग ब्रांच है B2, ठीक है, तो वो क्या एंट्री करेगा, वो इस तरीके से एंट्री करेगा। ये देखो उसके पास स्टॉक आ रहा है तो वो बोलेगा गुड्स रिसीव्ड बाय B1 डेबिट टू हेड ऑफिस। ठीक है, जैसे अगर ब्रांच 2 मार्केट से परचेस करता, उसे तो स्टॉक चाहिए था, अगर मार्केट से परचेस करता तो क्या एंट्री करता, परचेस टू क्रेडिटर। ठीक है, अब वो किससे परचेस कर रहा है, वो ले रहा है ब्रांच 1 से, लेकिन वो मानेगा कि वो हेड ऑफिस से ही ले रहा है। ठीक है, भले ही वो ब्रांच से ले रहा है लेकिन वो मानेगा कि हेड ऑफिस से ले रहा है। ये इंस्ट्रक्शन इसीलिए दिया गया है ताकि कैलकुलेशन में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। ठीक है, तो मतलब हेड ऑफिस मान लो सेंड नहीं कर पा रहा है ब्रांच को, तो हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दिया दूसरे ब्रांच को कि भाई तुम नेक्स्ट ब्रांच को सेंड कर दो। हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दिया ब्रांच 1 को कि तुम ब्रांच 2 को सेंड कर दो, लेकिन ये अपने अंदर जब ट्रांजैक्शन का एंट्री लिखेंगे तो वो हेड ऑफिस सेंड कर रहा है ऐसे सोच के लिखेंगे और हेड ऑफिस ही रिसीव कर रहा है ऐसे सोच के लिखेंगे। मतलब हेड ऑफिस से रिसीव कर रहा है तो ब्रांच 2 भले ही ये ब्रांच 1 से रिसीव कर रहा है बट वो मान के चलेगा कि वो हेड ऑफिस से रिसीव कर रहा है। जैसे हम लोग क्रेडिटर से करते हैं तो क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं। अब जो सेंड कर रहा है वो कैसे लिखेगा, हेड ऑफिस टू गुड सेंड टू ब्रांच। जो सेंड कर रहा है यानी जो सेल करता है वो क्या लिखता है, डेटर टू सेल। तो वैसे ही हो गया, यहाँ पर सेल की जगह गुड सेंड टू ब्रांच और डेटर की जगह हेड ऑफिस। ठीक है, कि हेड ऑफिस के कहने पे उसने सेंड किया तो वो हेड ऑफिस को क्या कर लेगा, डेबिट कर लेगा। अब हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस अपना एंट्री पास कर देगा कि कौन से ब्रांच को मैंने, कौन सा ब्रांच कौन से ब्रांच को स्टॉक सेंड किया। मतलब सिंपल एंट्री ऐसे हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर है ब्रांच 2 तो ब्रांच 2 अकाउंट डेबिट, मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल क्रिएट किया है टू ब्रांच 1, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ऐसे करके एंट्री होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 13 नंबर, फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट ब्रांच, मेंटेन्ड एट ब्रांच। इसमें दो पार्ट होगा। पॉइंट ए, फिक्स्ड एसेट परचेज बाय ब्रांच, फिक्स्ड एसेट purchased by branch paid by हेड ऑफिस। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पे हम लोग एंट्री लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट ब्रांच, मतलब ब्रांच के पास ही फिक्स्ड एसेट का अकाउंट होगा। अगर फिक्स्ड एसेट परचेज किया है ब्रांच ने तो क्या एंट्री होगा, सिर्फ ब्रांच में एंट्री होगा। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट ऐसे हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू क्रेडिट या फिर मतलब क्रेडिटर बेसिकली और बैंक, ये तीनों में से कुछ एक हो सकता है। और फिक्स्ड एसेट परचेज बाय ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, सिंपल तरीका, फिक्स्ड एसेट अगर ब्रांच परचेज कर रहा है तो वो ब्रांच अपने बुक्स में फिक्स्ड एसेट को डेबिट करेगा। ठीक है, लेकिन पेमेंट खुद नहीं कर रहा है तो टू कैश या बैंक नहीं करेगा, पेमेंट कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, तो टू कैश या फिर बैंक कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। या फिर क्रेडिटर भी हो सकता है लेकिन ये पेड बोला है तो फिर क्रेडिटर का तो बात नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच को डेबिट करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच के लिए ट्रांजैक्शन हो रहा है। और यहाँ पर
ब्रांच के बुक्स में क्या हो जाएगा, टू हेड ऑफिस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट सी, देखो ये सब सिमिलर तरीका है, जैसे हम लोग पहले सीख रहे थे वैसे वाला ही है। डेप्रिसिएशन ऑन द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर, ये बी पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर बी पॉइंट वाला ट्रांजैक्शन अराइज हो रहा है और डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जा रहा है एसेट पे, तो एंट्री क्या होना चाहिए वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, अगर फिक्स्ड एसेट परचेज बाय ब्रांच है तो फिक्स्ड एसेट का लेजर कौन मेंटेन कर रहा है, ब्रांच मेंटेन कर रहा है, तो डिप्रिसिएशन लगेगा तो एंट्री कौन पास करेगा, जिसके पास एसेट है वही एंट्री पास करेगा, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट वो डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा और उसी का फिक्स्ड एसेट भी कम होगा, तो टू फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि डिप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, जैसे देखो तुम लोग हायर परचेज अगर कभी किए हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, या फिर लोन पे कुछ ले रहे हो, ईएमआई पे कुछ ले रहे हो, तो तुम लोग का मान लो एक कार लो, ठीक है, जिसका 2 साल लोन चलेगा, तो डिप्रिसिएशन खुद ही के बुक्स में ना एंट्री करोगे ना बैंक के बुक्स में एंट्री होगा कि बैंक ने लोन दिया है, या फिर जिसने कार बेचा है अभी तक हम लोगों ने उसको पूरा पैसा नहीं दिया तो वो डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग एसेट परचेज कर चुके हैं, चाहे वो लोन पे किया हो चाहे क्रेडिट पे किया हो, तो डिप्रिसिएशन खुद ही को चार्ज करना होता है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, अब जिसके पास एसेट है वही डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 14th नंबर, फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस में फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन होता है, परचेज कोई भी करे एसेट, लेकिन अकाउंट मेंटेन कौन करता है, हेड ऑफिस करता है, अगर ऐसा सिचुएशन है। अब इसके रिगार्डिंग 3 एंट्री हम लोग देखेंगे। पॉइंट ए, फिक्स्ड एसेट परचेज्ड एट ब्रांच and recorded at head office books. Point number B, branch fixed asset recorded in head office books and payment by head office, ये एक ट्रांजैक्शन, और सी पॉइंट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए, तो क्या एंट्री होगा, ठीक है। तो हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हेड ऑफिस, यहाँ पर ब्रांच। देखो सबसे पहले क्या बोला है, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट कौन मेंटेन करता है, हेड ऑफिस, मतलब फिक्स्ड एसेट अकाउंट बोल के जो लेजर है वो हेड ऑफिस के बुक्स में, ये बात हमें ध्यान रखना है। फिर ट्रांजैक्शंस क्या हुआ है उसके हिसाब से अकाउंट एंट्री करेंगे। फिक्स्ड एसेट परचेज एट ब्रांच, ब्रांच में परचेज हुआ है और रिकॉर्डेड एट हेड ऑफिस बुक्स, यही तो है, बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट परचेज कहाँ हुआ है, ब्रांच में हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ करना है, हेड ऑफिस के बुक्स में। क्यों करना है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का लेजर कौन मेंटेन करता है, हेड ऑफिस, मतलब फिजिकली एसेट ब्रांच के पास है लेकिन उसका अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री ऐसे हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट का लेजर इसके पास है तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच, यहाँ पर हो जाएगा टू ब्रांच, ठीक है। और ब्रांच में क्या लिखना पड़ेगा, ब्रांच में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये देखो फिक्स्ड एसेट परचेज कहाँ हुआ है, ब्रांच में हुआ है, तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट परचेज ब्रांच में हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट परचेज का एंट्री क्या होता है, फिक्स्ड एसेट टू कैश या बैंक, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैश और बैंक, क्योंकि पेमेंट कौन करेगा, ब्रांच करेगा। क्यों ब्रांच करेगा, क्योंकि परचेज ब्रांच पे हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग वो वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं जहां पर हेड ऑफिस जो है वो फिक्स्ड एसेट का लेजर मेंटेन करता है, तो फिक्स्ड एसेट का लेजर का एंट्री यहाँ होगा, मतलब जर्नल का ये एंट्री इधर हो जाएगा, और टू कैश या बैंक यहाँ पर होगा, और अगर क्रेडिट पे परचेज होगा तो टू क्रेडिटर भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस को कर लेगा डेबिट, ठीक है। अच्छा, अब देखो ब्रांच फिक्स्ड एसेट रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एंड पेमेंट बाय हेड ऑफिस, बोल रहा है ब्रांच का फिक्स्ड एसेट है रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स और पेमेंट बाय बोला है
पेमेंट बाय बोला है हेड ऑफिस, तो क्या एंट्री होगा यहाँ पर लिखा जाएगा, ये देखो ब्रांच, इसको भी चाहो तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट लिख सकते हो, ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, बोल ही दिया है कि ब्रांच का फिक्स्ड एसेट तो रिकॉर्ड करना है हेड ऑफिस के बुक्स में, पेमेंट भी हेड ऑफिस किया है, तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। मतलब फिजिकली जो है एसेट ब्रांच में है, लेकिन उसका सारा डिटेल्स कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, डेप्रिसिएशन अगर पॉइंट ए के लिए प्रोवाइड हो रहा है, मतलब ऐसा फिक्स्ड एसेट जो फिजिकली ब्रांच के पास है, जिसका पेमेंट ब्रांच ने किया है, लेकिन उसका लेजर मेंटेन हेड ऑफिस करता है, तो अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा तो कैसे होगा, देखो अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होने से एंट्री कैसे हो जाएगा, एंट्री ऐसे होगा, यहाँ पर देखो इसके पास फिक्स्ड एसेट है तो ये फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करेगा, ठीक है, ये लिखेगा टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट, क्योंकि जिसके पास फिक्स्ड एसेट है वही फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होने पे एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट जिसके पास डेबिट हो रखा है वही फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट कर पाएगा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कौन प्रोवाइड करेगा, जिसके पास फिजिकली एसेट होता है, अभी अभी मैंने बताया कि भले ही हम लोग जो है डेप्रिसिएशन, अगर हम लोग कुछ एसेट को जो है ईएमआई में या फिर हम लोग हायर परचेज में परचेज करते हैं, इंस्टॉलमेंट में परचेज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन खुद को ही प्रोवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कौन करेगा, हेड ब्रांच करेगा। क्यों ब्रांच करेगा, क्योंकि सिर्फ फिक्स्ड एसेट का लेजर हेड ऑफिस मेंटेन करता है, पॉइंट ही वही था, फिक्स्ड एसेट का लेजर हेड ऑफिस मेंटेन करता है, तो वो फिक्स्ड एसेट को जरूरत पे डेबिट और क्रेडिट करेगा, जब फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेगा, कम हो जाएगा तो क्रेडिट करेगा। डेप्रिसिएशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो उसे यूज कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए फिजिकली एसेट प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है, इस तरीके से एंट्री होगा। तो लास्ट का एंट्री थोड़ा अलग जैसा है हम बोल सकते हैं, लेकिन पहले तुम लोग इस पे ग्रिप लाओ, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल एंट्री है जैसे हम लोग करते हैं बचपन में, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रखने से एंट्री में दिक्कत होगा, ठीक है। और अकाउंट्स तो देखो ऑल अबाउट एंट्री है, एंट्री सही होना चाहिए हम लोग का। और ये लास्ट का जो पॉइंट, ये 13 और 14 ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करना है। ये देखो हम फिर से एक बार बता देंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट ब्रांच मेंटेन कर रहा है, एक बार मैंने बोला फिक्स्ड एसेट अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। तब एक चीज देखो, जब फिक्स्ड एसेट अकाउंट ब्रांच मेंटेन कर रहा है ना, तो तुम लोग हर एक एंट्री में देखोगे जहां फिक्स्ड एसेट को डेबिट या क्रेडिट करना है वो ब्रांच ही कर रहा है। ये देखो फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ है ब्रांच पे तो फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा, फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ है ब्रांच पे तो फिर से फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा, हम आगे का पढ़ ही नहीं रहे। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो रहा है तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, ठीक है। अब क्रेडिट का भी बता देते हैं, देखो फिक्स्ड एसेट ब्रांच ने ही परचेज किया है तो टू कैश टू बैंक या टू क्रेडिटर होगा, हेड ऑफिस में तो कुछ होगा ही नहीं। फिक्स्ड एसेट ब्रांच ने परचेज किया है बट उसका पेमेंट हेड ऑफिस ने किया है तो टू कैश या बैंक यहाँ पर होगा, ठीक है। अब क्योंकि हेड ऑफिस पे कर रहा है तो हेड ऑफिस बोलेगा कि ब्रांच का चीज हम खरीदे हैं तो ब्रांच को हम डेबिट करेंगे, बाद में उससे पैसा लेंगे, और ब्रांच हेड ऑफिस को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा कि मुझे बाद में हेड ऑफिस को वो पेमेंट करना है, मतलब डेबिट क्रेडिट का रिलेशन समझो। डेप्रिसिएशन कौन प्रोवाइड करेगा, जो फिजिकली एसेट को यूज कर रहा है और उसी के पास लेजर का भी एक्सेस है, तो डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड एसेट हो गया। अब फिक्स्ड एसेट अगर मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस तो देखो जितना बार फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो हेड ऑफिस के बुक्स में हुआ होगा। ये देखो फिक्स्ड एसेट डेबिट, फिक्स्ड एसेट डेबिट, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट। देखो जब फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ है ब्रांच में, क्योंकि लेजर मेंटेन कौन कर रहा है, हेड ऑफिस, तो यहाँ पर डेबिट होगा। ब्रांच का फिक्स्ड एसेट हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा है तो फिक्स्ड एसेट क्रेडिट होगा, ठीक है। अब क्रेडिट यहाँ पर बाकी बताते हैं, देखो फिक्स्ड एसेट परचेज एट ब्रांच और रिकॉर्डेड एट हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है। तो क्योंकि लेजर हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है तो हेड ऑफिस फिक्स्ड एसेट को डेबिट करेगा, पेमेंट कौन करेगा, ब्रांच खरीद रहा है तो ब्रांच पेमेंट करेगा, बाकी जगह पे हेड ऑफिस और ब्रांच से सब्स्टिट्यूट होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है ब्रांच का फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड हुआ है हेड ऑफिस में और पेमेंट भी हेड ऑफिस किया है तो फिक्स्ड एसेट लेजर भी वो बनाएगा, कैश बैंक को क्रेडिट भी वही करेगा। डिप्रिसिएशन प्रोवाइड हो रहा है अगर पॉइंट ए के लिए, मतलब ऐसा फिक्स्ड एसेट जो खरीदा तो ब्रांच ने था, फिजिकली ब्रांच के पास है, लेकिन उसका लेजर जो है हेड ऑफिस के पास है, तो हेड ऑफिस फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन वही प्रोवाइड करेगा जिसके पास फिजिकली एसेट होगा, तो ब्रांच करेगा। तो डेप्रिसिएशन ब्रांच कर रहा है, फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट हेड ऑफिस कर रहा है, तो बाकी अमाउंट को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ब्रांच और हेड ऑफिस से डेबिट क्रेडिट करके, ठीक है। मैंने दोबारा बता दिया कैसे करके हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन होगा, एक होगा गुड्स इन ट्रांजिट और एक होगा कैश इन ट्रांजिट, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे
गुड्स इन ट्रांजिट का कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन होता है, गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। तो गुड्स इन ट्रांजिट हो सकता है, कैसे हो सकता है, मान लो हेड ऑफिस ने जो है स्टॉक ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, गुड्स सेंड कर दिया है, किसको सेंड किया है, ऑब्वियसली ब्रांच को। यहाँ पर लिखेंगे गुड्स सेंड फॉर ₹4 लाख, ठीक है, ₹4 लाख। अच्छा, अब हेड ऑफिस ने क्या किया है, हेड ऑफिस के पास कितना रिसिप्ट हुआ है, हम यहाँ पर लिखते हैं रिसिप्ट 3,80,000 received on 31st March, 3,80,000 at branch, ठीक है। मतलब इन ट्रांजिट में कितना हो गया, ब्रांच के पास नहीं आके पहुंचा, इन ट्रांजिट मतलब इन द वे है, ठीक है, अभी तक नहीं आके पहुंचा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, यहां से यहां तक नहीं पहुंचा है, इन ट्रांजिट 20,000 है, ठीक है, इन ट्रांजिट 20,000 है, क्यों, 4 लाख का स्टॉक भेजा था, किसने, हेड ऑफिस ने, लेकिन ब्रांच के पास 31 मार्च को रिसीव हुआ है 20,000, सॉरी 3,80,000, तो इन ट्रांजिट में है 20,000, अभी तक नहीं पहुंचा, ये आके पहुंचा, कब पहुंचा, ये आके पहुंच गया है 5 अप्रैल को रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, लेकिन 31 मार्च को इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है, तो इसका क्या अकाउंटिंग एंट्री होना चाहिए, तो सीधा बात है, देखो मान लो ये स्टॉक ट्रांसफर हुआ है, यहां पर लिख देते हैं 27 को, ठीक है, ये स्टॉक ट्रांसफर हुआ है, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस बोलेगा कि मैंने गुड्स सेंड कर दिया है, तो हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड करने से जैसे एंट्री होता है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब वो कितने का एंट्री करेगा, वो तो 4 लाख का ही करेगा, क्योंकि उसने तो 4 लाख का स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, तो उसे तो 4 लाख का ही एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्रांच के पास क्या हुआ, जब ईयर एंड हो रहा है तो ब्रांच के पास ना 3,80,000 का ही स्टॉक आके पहुंचा है, क्योंकि ये इन ट्रांजिट वाला 5 अप्रैल को आके पहुंचेगा, तो 5 अप्रैल तो बाद में होगा, तो अभी हमें सोचना है कि 31 मार्च के बाद क्या एंट्री ब्रांच को करना चाहिए, ठीक है, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच बोलेगा मेरे पास जितना स्टॉक आया है हम तो उसका ही एंट्री करेंगे, तो ब्रांच एंट्री करेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 3,80,000 टू हेड ऑफिस, टू हेड ऑफिस, ठीक है। अच्छा, अब गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस और यहाँ पर हो जाएगा टू हेड ऑफिस, ठीक है, ये जैसे नॉर्मल एंट्री हो गया, इसने सेंड जितने का किया, इसने रिसीव जितने का किया, लेकिन 20,000 का तो एक गैप दिख रहा है, ठीक है, तो 20,000 का जो गैप दिख रहा है, यानी जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसका एंट्री कैसे होगा, क्योंकि उसका एंट्री तो करना पड़ेगा, तब उसका एंट्री क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं उसका रूल्स क्या है, उसका रूल्स कुछ इस तरीके से है, रिसीवर रिसीवर should pass the entry for GIT का मतलब गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, तो जो रिसीवर होगा उसी को उसका एंट्री करना पड़ेगा, तो रिसीवर कौन है, जो इन ट्रांजिट में है, रिसीवर ब्रांच है, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल लॉजिक भी देखो, ये तो 4 लाख है, अब 4 लाख का ये पूरा एंट्री कर चुका है, इसमें कुछ ऐड डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हमारा और 20,000 का एडिशन होगा जब स्टॉक आके पहुंचेगा, जो कि 5 अप्रैल को आके पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये 20,000 जो कम दिख रहा है उसका एंट्री कौन पास करेगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में जो रिसीवर होगा उस इन ट्रांजिट का वही एंट्री पास करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या एंट्री पास हो जाएगा, ये एंट्री पास हो जाएगा हम लोग का गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, यानी GIT अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, कौन करेगा, ब्रांच करेगा, तो ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा, बोलेगा मेरे पास और भी स्टॉक आएगा, जो आ गया वो गुड्स रिसीव, जो इन ट्रांजिट में है वो गुड्स इन ट्रांजिट, जैसे यहाँ हेड ऑफिस को क्रेडिट किया, यहाँ भी हेड ऑफिस को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब सेम तरीके से हम लोग कैश इन ट्रांजिट भी करेंगे, ये देखो
कैश इन ट्रांजिट भी ऐसे ही, कैश इन ब्रांच हेड ऑफिस। अब नॉर्मली क्या होता है, ब्रांच ही रेमिट करता है हेड ऑफिस को कैश, वैसे हेड ऑफिस भी कर सकता है। मैंने एग्जांपल में ये लिया है, ब्रांच ने सेंड किया है कितना, 1 लाख रुपीज, 1 लाख किसको, हेड ऑफिस को। लेकिन हेड ऑफिस को रिसिप्ट कितना हुआ है, हेड ऑफिस को रिसिप्ट हुआ है अभी तक सिर्फ 80,000। ये बाकी अमाउंट का जो गैप है वो इन ट्रांजिट है। इन ट्रांजिट में 20,000 फंसा हुआ है, ठीक है, अभी तक नहीं पहुंचा। अब रिसीवर कौन है इस केस में, रिसीवर है हेड ऑफिस, तो रिसीवर अपने बुक्स में एंट्री करेगा। क्यों, लॉजिक है, इसका 1 लाख किसने सेंड किया है तो इसने अपना एंट्री कर दिया होगा। लेकिन हेड ऑफिस और भी आगे जाके 20,000 का एंट्री करेगा जब उसे रिसीव होगा, लेकिन उसके पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के पहले उसे ये 20,000 जो इन ट्रांजिट में उसका भी एंट्री दिखाना पड़ेगा, ताकि दोनों का बैलेंस हो, ठीक है। जैसे इधर 1 लाख है तो इधर भी 1 लाख का बैलेंस हो, तो ये क्या एंट्री करेगा, इस अमाउंट के लिए एंट्री करेगा कैश इन ट्रांजिट, मतलब CIT, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस एंट्री करेगा ना अभी। कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, यहां पर हो जाएगा 20,000, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा। जो रिसीवर है वो एंट्री करेगा। अच्छा, यहां पर लिख देते हैं, रिसीवर शुड पास द एंट्री फॉर CIT, ठीक है, कैश इन ट्रांजिट के लिए रिसीवर जो है एंट्री पास करेगा, ठीक है। तो ये जो भी इंडिपेंडेंट ब्रांच का हम लोग का कंसेप्ट था वो हम लोगों ने किया। अब हम लोग इससे क्वेश्चंस देखते हैं, देखो क्या क्या क्वेश्चन इस पे हो सकता है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यहाँ पर देखो क्या दिया है, goods worth 50,000 sent by head office but the branch has received till the closing date goods worth 40,000 only, यानी in transit में 10,000 है। अब बोल रहे हैं give journal entries in the books of head office and branch for goods in transit। goods in transit का एंट्री करो in the books of head office और in the books of branch। जैसे हम लोगों ने देखा, जो रिसीवर है उसी के बुक्स में एंट्री होगा, यानी ब्रांच के बुक्स में, क्योंकि यहाँ पर रिसीवर कौन है, ब्रांच है। हेड ऑफिस के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका आंसर, सिंपल, एक ही लाइन का आंसर है। यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है। तो इस केस में जो भी कंडीशन बोला है, रिसीवर पार्टी है ब्रांच, तो ब्रांच बोलेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, क्योंकि ब्रांच अपने बुक्स में अपना नाम कभी नहीं लिखता है। तो कितना हो जाएगा, 10,000 का जो है इन ट्रांजिट आइटम है। नरेशन भी लिखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, बीइंग गुड्स इन ट्रांजिट और 10,000, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा नो एंट्री, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें जर्नल एंट्री पास करना है हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के बुक्स में, तो हम लोग को यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा नो एंट्री, नहीं तो मार्क्स कटेगा। जब हमें बोल देता है तो हमें लिखना पड़ेगा, अगर एंट्री होता तो एंट्री लिखते, नो एंट्री, यहाँ पर एंट्री नहीं होगा तो ये नो एंट्री पॉइंट हमें दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या बोल रहा है, Alps having head office in Mumbai has a branch in Nagpur। तो हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में है, ब्रांच कहाँ पर है, नागपुर में है।
द ब्रांच एट नागपुर इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच, ये है इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेनिंग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर इंडिपेंडेंट है तो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करेगा ही। ऑन 31st March 2001 इट वाज फाउंड दैट द गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस फॉर 2 लाख, हेड ऑफिस ने सेंड किया था 2 लाख का गुड्स, वाज रिसीव्ड बाय द ब्रांच ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000, बट इसके पास आ पहुंचा है 1,50,000, यानी 50,000 का इन ट्रांजिट होगा। द बैलेंस गुड्स आर इन ट्रांजिट 50,000 का। व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री टू बी पास्ड बाय ब्रांच, ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा फॉर रिकॉर्डिंग द गुड्स इन ट्रांजिट इन इट्स बुक्स। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर तो एक ही लाइन का होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, कौन करेगा? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच अपने बुक्स में लिखेगा, जो रिसीविंग पार्टी है वही लिखेगा। 50,000 50,000 being goods sent by head office to branch are in transit worth rupees 50,000। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है वो करेंगे, लेकिन उसके पहले एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला कर लेते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया वैसा ही, तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए, ब्रांच ए, ब्रांच ए के बुक्स में हमें एंट्री करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री भी करना पड़ेगा अगर कुछ एंट्री गलत हुआ है तो। बोला है यहाँ पर एडजस्ट द फॉलोइंग, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3,500 एलोकेटेड टू ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है। तो ये देखो हेड ऑफिस का बुक्स है, जैसे मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तुम लोग को समझाया था, ठीक है। ब्रांच का बुक्स है, अब रेक्टिफाई एंट्री करना पड़ेगा। बोल रहे हेड ऑफिस का एक्सपेंसेस जो उसने ब्रांच में एलोकेट किया है, मतलब जो मैंने एडवर्टाइजमेंट वाला तुम लोग को एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, बट वो ब्रांच के बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं पाए, तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस को एलोकेट करेगा तो उसका एक्सपेंस कम होगा, तो वो लिखेगा टू एक्सपेंस, और ब्रांच को क्या करेगा, डेबिट करेगा। और ब्रांच को क्या एंट्री करना चाहिए, ब्रांच को एंट्री करना चाहिए ये वाला एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस खुद से नहीं कर रहा है, उसके भी आप में हेड ऑफिस कर रहा है, तो हेड ऑफिस को रिइंबर्स करेगा। ये गलती क्या हुआ है, ये एंट्री ब्रांच में पास ही नहीं हुआ है, तो अभी पास करना पड़ेगा, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री यही वाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही वाला एंट्री अभी लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट एंट्री हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ये देखो हेड ऑफिस अकाउंट, अमाउंट कितना है 3,500, यहाँ पर तो ओमिशन का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। बीइंग एक्सपेंसेस एलोकेटेड नॉट रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेस एलोकेट हुआ था बट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हम लोगों ने अभी उसको कर लिया है रिकॉर्ड, ठीक है। तो जैसा रेक्टिफिकेशन हम लोग सीखे थे वैसे ही यहाँ पर भी होगा। अब पॉइंट देखते हैं क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट, ब्रांच एसेट पे डेप्रिसिएशन हुआ है, हुज अकाउंट आर केप्ट बाय हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर 1,500, मतलब फिर से ओमिशन है, तो हमें ब्रांच के बुक्स में एंट्री करना है। तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, डेप्रिसिएशन ब्रांच का एसेट है, ब्रांच फिजिकली उसे यूज कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट ब्रांच ही करेगा, ठीक है। तो ब्रांच को क्या एंट्री करना पड़ेगा, ब्रांच बोलेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट,
डेप्रिसिएशन अकाउंट को कर देगा ब्रांच डेबिट, ठीक है। क्रेडिट किसको करेगा? वैसे तो एसेट क्रेडिट होता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होने से, लेकिन एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहा है कौन? ये देखो, अकाउंट मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस। हुज अकाउंट मतलब ब्रांच के एसेट का अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर वो ब्रांच तो फिर फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट नहीं करेगा, तो किसको करेगा? हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो हेड ऑफिस अकाउंट वैल्यू है 1500, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग depreciation not recorded earlier now recorded for 1500, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं क्या होना है। ब्रांच पे 2000 एज सैलरी टू ए हेड ऑफिस इंस्पेक्टर। हेड ऑफिस के इंस्पेक्टर को एज ए सैलरी उसने 2000 पे किया है। किसने पे किया है? ब्रांच ने पे किया है। बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट। अब क्या गलती हुआ है देखो, ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट और रेक्टिफाइड एंट्री। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रांच ने 2000 पे किया है सैलरी टू है हेड ऑफिस इंस्पेक्टर, तो ब्रांच को एंट्री क्या करना चाहिए? ब्रांच एंट्री करेगा, उसके पास से कैश जा रहा है तो उसे एंट्री करना चाहिए अपना टू कैश पुल के, ठीक है, उसे अपना टू कैश पुल के एंट्री करना चाहिए। अच्छा, और हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर है, ठीक है, तो हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर है तो वो यहाँ पर वो ब्रांच हेड ऑफिस के बिहाफ पे कर रहा है, तो हेड ऑफिस को डेबिट करेगा। और हेड ऑफिस को क्या एंट्री करना चाहिए? हेड ऑफिस को एंट्री करना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट, लेकिन खुद पे नहीं किया, ब्रांच किया, तो वो ब्रांच को क्रेडिट करेगा। अब गलती क्या हुआ है? बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट। अब ब्रांच ने, ये सही एंट्री होना चाहिए। अब ब्रांच ने रॉन्ग क्या किया है? ये तो राइट एंट्री होना चाहिए। ब्रांच ने गलत क्या किया है? ब्रांच ने सैलरी डेबिट किया है। ये देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट ब्रांच ने किया है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया है, ठीक है। तो अब ब्रांच इसे रेक्टिफाई कैसे करेगा? क्योंकि तो हमें ब्रांच के बुक्स में ही रेक्टिफिकेशन करने के लिए बोला है ना, तो सैलरी डेबिट नहीं होना चाहिए तो सैलरी को क्रेडिट करेगा। देखो, सैलरी डेबिट नहीं होना चाहिए, सैलरी को क्रेडिट करेगा। और हेड ऑफिस को डेबिट करना चाहिए तो हेड ऑफिस को डेबिट करेगा। जैसे रेक्टिफिकेशन हम लोगों ने सीखा था, सेम तरीके से ब्रांच को करना चाहिए हेड ऑफिस टू कैश, क्योंकि उसने सैलरी पे किया है, लेकिन वो ब्रांच का एम्प्लॉय नहीं है, वो तो हेड ऑफिस का है, तो हेड ऑफिस से बाद में रिम्बर्स करवाएगा अमाउंट को ब्रांच। और ब्रांच ने क्या किया है? गलती से उसे सैलरी अकाउंट में दिखा दिया, डेबिट कर दिया, तो सैलरी टू कैश कर दिया। टू कैश सही है, कुछ मत करो, हेड ऑफिस को डेबिट करो, नहीं किया है, और सैलरी को क्रेडिट करो, तो हेड ऑफिस टू सैलरी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज 1000 1000 या 10,000, कितना है? 10,000 being rectified entry passed for salary paid to head office इंस्पेक्टर। हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। फोर्थ नंबर में बोला है, तो ये 2000 है, मैंने गलत लिख दिया 2000। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। हेड ऑफिस कलेक्टेड 10,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच, ठीक है। हेड ऑफिस ने कलेक्शन किया है, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन ये उसका कस्टमर नहीं है, किसका है? ब्रांच का है, तो बाद में ब्रांच को पैसा देना पड़ेगा, तो ब्रांच को क्रेडिटर बना देगा। ये कौन एंट्री कर रहा है? हेड ऑफिस। अच्छा, ब्रांच को क्या एंट्री करना चाहिए बोल रहा है? बट नो इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच। ब्रांच को कोई इसका इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस ने दिया ही नहीं है, तो ब्रांच ने कोई एंट्री नहीं किया है, तो ओमिशन है, तो अब एंट्री करेगा। तो ब्रांच को क्या एंट्री करना चाहिए? ब्रांच अपने डेटर को कम करेगा, डेटर पेमेंट कर दिया है तो डेटर को तो कम करना ही पड़ेगा। हाँ, कैश उसके पास नहीं आया, वो कैश हेड ऑफिस के पास है, तो वो हेड ऑफिस से लेगा, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिससे लेंगे उसको डेबिट करेंगे ना, डेटर हो जाएगा। तो हेड ऑफिस टू डेटर, हेड ऑफिस टू डेटर हम लोग का अमाउंट हो जाएगा 10,000।
हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर 10,000 being cash receipt from customer directly by head office not recorded earlier. ठीक है। फिफ्थ नंबर में देखो, ए रेमिटेंस ऑफ 15,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। तो बोल रहा है कि रेमिटेंस ब्रांच ने किया है बट वो हेड ऑफिस ने अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो इसका क्या एंट्री होगा? तो ये एंट्री तो हेड ऑफिस में होगा क्योंकि रिसीवर को एंट्री करना पड़ता है जो इन ट्रांजिट होता है। तो सेंड कर दिया है फिर भी रिसीव नहीं हुआ है, दैट इज कैश इन ट्रांजिट। एंट्री कौन करेगा? रिसीवर। रिसीवर कौन है? हेड ऑफिस। तो फिफ्थ नंबर में हमें लिखना पड़ेगा नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच के बुक्स में कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं। और सिक्स नंबर, ब्रांच ए इनकट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। अच्छा, अभी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ब्रांच ए ने किया है, हमें तो ब्रांच ए के बुक्स में ही एंट्री करना है, वो खर्चा उसने किया है ब्रांच बी के बिहाफ में। अब इसका एंट्री करने बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि नहीं किया है करो, मतलब रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं है, सिंपल एंट्री करने बोला है। तो इंस्ट्रक्शन हमें दिया गया था कि अगर दो ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पर हेड ऑफिस को जो है फेस करके काम करना पड़ेगा। मतलब ये मान के करना है ब्रांच ए को कि उसने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस जो किया है वो ब्रांच बी के लिए जो किया है वो हेड ऑफिस के कहने पे किया है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? ब्रांच ए के पास से तो कैश जा रहा है तो वो कैश को क्रेडिट करेगा। अब वो कैश क्यों जा रहा है? क्योंकि उसने ब्रांच बी के लिए खर्चा पे किया है। वो पैसा किससे रिकवर करेगा? वैसे तो ब्रांच बी से करना चाहिए, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ब्रांच अपने अंदर ट्रांजैक्शंस का एंट्री नहीं करेंगे, अगर होता है तो हेड ऑफिस से करेंगे। तो वो ब्रांच बी से पैसा रिसीव करता तो ब्रांच बी को डेबिट करता, अगर हेड ऑफिस से करेगा तो हेड ऑफिस को डेबिट करेगा। मतलब एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। खुद का एक्सपेंस होता तो एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक करता। अब ब्रांच टू का एक्सपेंसेस है तो ब्रांच टू से लेना चाहिए था, तो ब्रांच टू कैश या एक्सपेंस करना, कैश या बैंक करना चाहिए था। लेकिन ये दोनों ही, पहला बात है कि पहला केस तो हो ही नहीं रहा है, खुद का एक्सपेंस है नहीं, ब्रांच बी का है, लेकिन ब्रांच बी का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना जो है डायरेक्टली हमें मना किया गया है। बोला है कि हेड ऑफिस को सामने रख के करो ताकि हेड ऑफिस को रिकंसाइल करने में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम लोग हेड ऑफिस को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। बी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच ए ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। ठीक है, ब्रांच बी के बिहाफ में ये एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस पे हो रहा है। ये फोर्थ नंबर हम लोग का जर्नल एंट्री का क्वेश्चन था, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर बोला है, देखो, तो adjustment journal entries in the books of head office at the end of April 2001 for incorporation of inter-branch transaction, assuming that only head office maintains different branch account in its books। अच्छा, तो ये ना काफी थोड़ा सा लेंदी होगा, मतलब क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। यहाँ पर हमें क्या बोला है बता देते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हमें एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करना है हेड ऑफिस के बुक्स में अप्रैल के एंड में, ताकि हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेट कर पाए इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस को। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन मतलब ब्रांच के साथ ब्रांच का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका, एज्यूमिंग दैट ओनली हेड ऑफिस मेंटेन्स डिफरेंट ब्रांच अकाउंट इन इट्स बुक्स। और हेड ऑफिस ही जो है अलग अलग ब्रांच के अकाउंट्स को अपने बुक्स में मेंटेन करेगा, दूसरा ब्रांच किसी ब्रांच का नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर दिल्ली मुंबई चेन्नई, ये जो 3 ब्रांच है, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोई ब्रांच है?
कोलकाता, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये चारों ब्रांच का लेजर हेड ऑफिस के बुक्स में होगा, लेकिन दिल्ली ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस के अलावा और किसी ब्रांच का जो है लेजर नहीं होगा, जैसे हम लोगों ने देखा, ठीक है। और किसी ट्रांजैक्शन किसी कस्टमर के साथ हो रहा है उसका अकाउंट हो सकता है, लेकिन अपने ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेप्ट हेड ऑफिस किसी और, जैसे दिल्ली ब्रांच के अंदर मुंबई ब्रांच का लेजर नहीं होगा, कोलकाता ब्रांच का नहीं होगा, चेन्नई ब्रांच का नहीं होगा, ठीक है, इस बेसिस पे करना है। तो इसको बेसिकली एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में किया जाएगा। क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट फॉर्मेट जो एक बार दिखाते हैं तुम लोग को कैसे होगा, और एक ट्रांजैक्शन करके दिखाते हैं, देखो तुम लोग कर पाओगे, बाकी इंटरेस्टिंग है तो बाकी तुम लोग घर पे भी कर सकते हो, हम एक दिखाते हैं। पर्टिकुलर्स यहाँ पर लिखेंगे दिल्ली ब्रांच, यहाँ पर लिखेंगे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली ब्रांच है, सबसे पहले हम दिल्ली ब्रांच लिख लेते हैं, पॉइंट ए देके दिल्ली ब्रांच, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है देखो, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई 35,000 एंड फ्रॉम कोलकाता यहाँ पर 15,000, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, रिसीव्ड गुड्स, ठीक है, कहाँ से रिसीव्ड हुआ है, मुंबई से 35,000, ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई ब्रांच में लिखेंगे 35,000, ठीक है, और कोलकाता ब्रांच से हुआ है 15,000, तो कोलकाता ब्रांच में लिखेंगे हम लोग 15,000, ठीक है। अब इन्होंने अपना स्टॉक दे दिया है, तो मुंबई ब्रांच में 35,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो इनके यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट, और ये टोटल अमाउंट दैट इज 35,000 प्लस 15,000, यानी कि 50,000 दिल्ली ब्रांच में हो जाएगा हम लोगों का डेबिट। देखो कितना आसान है, बस यही करना है, हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिखाना है। यहाँ चेन्नई ब्रांच के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो गुड्स रिसीव्ड हुआ है मुंबई से कोलकाता से, तो इनके स्टॉक क्रेडिट हो जाएंगे, इनका स्टॉक डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट इसीलिए लिख रहे हैं ताकि लास्ट में जाके एडजस्टमेंट एंट्री पास कर पाए। हम एक दिल्ली ब्रांच का दिखाते, बाकी तुम लोग होमवर्क देंगे। सेंट गुड्स टू चेन्नई, तो यहाँ पर लिखते हैं सेंट गुड्स, तो गुड सेंट हुआ है, ठीक है, कहां पर, चेन्नई ब्रांच में। कितना गुड सेंट हुआ है चेन्नई ब्रांच में, 25,000, कोलकाता में 20,000, तो चेन्नई में 25,000 और कोलकाता में 20,000, तो इनको सेंड किया गया है, तो इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और दिल्ली ब्रांच सेंड कर रहा है तो इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टोटल कितने से होगा, 25 और 20, 45,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, तो बिल्स रिसीवेबल नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ है, कितना, 20,000 फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई ब्रांच से बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे चेन्नई, यहाँ पर देखो चेन्नई में पहले 20,000 लिख लेते हैं, ठीक है, 20,000 इसने बिल्स रिसीवेबल रिसीव किया इनसे, और यहाँ पर भी 20,000 होगा, दिल्ली ब्रांच ने रिसीव किया है, तो बिल्स रिसीवेबल का एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है, तो जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट करेगा, ठीक है, और जो सेंड कर रहा है उसका मतलब वो क्रेडिट करेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये बिल्स रिसीवेबल हो गया, उसके बाद एक्सेप्टेंस सेंड टू मुंबई, एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्ट करना कि हाँ हम आपको पेमेंट कर देंगे, बिल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, तो बिल्स में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस मतलब जिसके पास बीपी जनरेट होता है, तो दिल्ली ब्रांच में बीपी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्टेंस सेंड, एक्सेप्टेंस सेंड, ठीक है, एक्सेप्टेंस सेंड किया है कितने का, 20,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000, कौन से ब्रांच में किया है, चेन्नई, तो चेन्नई ब्रांच में लिखेंगे 20,000, तो यहाँ पर चेन्नई ब्रांच में नहीं, एक्सेप्टेंस शायद मुंबई ब्रांच में था, मुंबई और कोलकाता, मुंबई में 25 और कोलकाता में 15, मुंबई में 25 और कोलकाता में 10,000, तो ये कोलकाता लास्ट वाला, ये देखिए कोलकाता, तो इनके पास एक्सेप्ट मतलब ये टोटल हम लोग का हो जाएगा 45, सॉरी 35, ठीक है। अब कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, एक्सेप्टेंस जो है दिल्ली ब्रांच भेज रहा है, मतलब उसके पास बीपी आ रहा है तो वो क्रेडिट होगा, और इन दोनों का बिल्स रिसीवेबल होगा तो इन दोनों का डेबिट होगा,
ठीक है। तो नॉर्मल जो हम लोग का डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट होता है उसी से हमें ये स्टेटमेंट बनाते जाना है। ठीक है, ये दिल्ली ब्रांच का हो गया। और एक भी हम लोग कर सकते हैं, दिल्ली ब्रांच का मैंने बताया कैसे होगा, और एक ब्रांच का दिखा देते हैं, मुंबई ब्रांच। मुंबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच का यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन है। रिसिप्ट गुड्स और कैश सेंट, रिसिप्ट गुड्स और कैश सेंट। ठीक है, तो रिसिप्ट गुड्स किससे, कोलकाता से 15,000, दिल्ली से 20,000, कोलकाता से 15,000, दिल्ली से 20,000, कोलकाता लास्ट में है, तो कोलकाता से हम लोग का 15,000, और दिल्ली से बोला है 20,000। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा 35,000। ये मुंबई ब्रांच है, ये देखो यहाँ पर, ये मुंबई ब्रांच है। ठीक है, अब जिसने, ये है गुड्स रिसिप्ट हुआ है, तो इनका हो जाएगा, जिसने रिसिप्ट किया है वो लिखेंगे डेबिट, और जिन्होंने सेंड किया है वो लिखेंगे क्रेडिट। हो गया। अच्छा, इसके बाद कैश सेंड, देखते हैं कौन कैश सेंड किया है। दिल्ली ब्रांच को सेंड किया है किसने, मुंबई ब्रांच को। दिल्ली ब्रांच को 15, कोलकाता को 7, दिल्ली को 15, कोलकाता को 7, तो दिल्ली को 15 और कोलकाता को 7। ठीक है, तो टोटल कितना कैश सेंट हो गया, 7 + 15, 22,000। ये मुंबई ब्रांच है, तो जिसने कैश सेंट किया उसका कैश चला गया, क्रेडिट होगा। जिसने कैश रिसीव किया उसको कैश मिला, यानी कि वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हम लोग का मुंबई ब्रांच भी हो गया। अब नेक्स्ट हो जाएगा मुंबई के बाद चेन्नई, चेन्नई ब्रांच। चेन्नई ब्रांच का रिसिप्ट गुड्स और एक्सेप्टेंस, यहां पर लिखते हैं रिसिप्ट गुड्स और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंट, कैश सेंट। देखते हैं, रिसिप्ट गुड्स किससे किया है, चेन्नई ब्रांच ने, कोलकाता से 30,000। ठीक है, तो कोलकाता एकदम एंड में है 30,000, और चेन्नई मिडिल में है शायद, हाँ ये 30,000। तो जिसने रिसीव किया, चेन्नई ब्रांच ने रिसीव किया, तो उसका हो गया डेबिट, और कोलकाता ब्रांच ने सेंड किया तो उसका हो गया क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिसिप्ट गुड्स के बाद है एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंड टू कोलकाता 20,000, कैश सेंड टू कोलकाता 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली, यानी टोटल 30,000। 30,000 का एक्सेप्टेंस और कैश सेंड है, तो 30,000, और यहाँ भी 30,000। मतलब यहाँ पर बोला है, देखो एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंड, सेंड किया है, तो अगर कैश सेंड किया है और एक्सेप्टेंस भी सेंड किया है, मतलब इसका तो क्या हो जाएगा, इसका क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। इसका कैश जा रहा है कितने का, 10,000 का, और बीपी जनरेट हो रहा है 20,000, यानी 30,000 पूरा का पूरा क्रेडिट होगा, इसका 30,000 डेबिट होगा। इसके पास बीआर आ रहा है एक्सेप्टेंस के साथ, ये डेबिट करेगा, कैश आ रहा है डेबिट करेगा। ठीक है, ये हो गया चेन्नई ब्रांच के बाद। यहाँ पर हम लोग करेंगे कोलकाता ब्रांच, कोलकाता ब्रांच। पहला ट्रांजैक्शन, सेंट गुड्स, पेड कैश, एक्सेप्टेंस, सेंट गुड्स, कैश पेड और एक्सेप्टेंस। अच्छा, सेंट गुड्स चेन्नई को, पेड कैश वो भी चेन्नई को, सेंट गुड्स चेन्नई को 35,000। अच्छा, तो यहाँ पर 35,000 का गुड्स सेंड किया है। अच्छा, ये चेन्नई ब्रांच पे इसका मतलब रिसीव होगा, सेंड कौन कर रहा है, कोलकाता ब्रांच, 35,000, तो कोलकाता ब्रांच सेंड कर रहा है, तो इसका क्रेडिट हो जाएगा और इसका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद पेड कैश टू चेन्नई ब्रांच, चेन्नई ब्रांच को कैश पे कर रहा है, तो फिर से क्रेडिट होगा, इसका फिर से डेबिट होगा।
तो कितना हो जाएगा 15,000 और 15,000। और लास्ट ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेंस सेंड टू चेन्नई ब्रांच, चेन्नई ब्रांच को बीपी का एक्सेप्टेंस भेज दिया, तो वही 15,000 अगेन और 15,000। अब यहाँ पर चेन्नई ब्रांच में एक्सेप्टेंस जो है एक्सेप्टेंस भेजा गया, यानी चेन्नई ब्रांच के लिए बीपी जनरेट हुआ और कोलकाता ब्रांच के लिए बीपी जनरेट हुआ, क्योंकि कोलकाता ब्रांच ने एक्सेप्ट किया है, तो कोलकाता ब्रांच का क्रेडिट हो जाएगा और इसका हो जाएगा डेबिट। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको पूरा टोटल करना है, इस टेबल को देखो, ये टेबल का पूरा टोटल कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करके हम लोगों को बताना है कि कितना डेबिट या क्रेडिट ओवरऑल हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर इस कॉलम में, ये वाले कॉलम में और ये वाले कॉलम में, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 5,000 डेबिट, 45,000 क्रेडिट, यानी यहाँ पर 40,000 क्रेडिट हो गया, 40,000 क्रेडिट और 40,000, ये देखो ऐसे कर लेते हैं, 40,000 यहाँ पर हो गया क्रेडिट, अच्छा, और 35,000 क्रेडिट ऐड कर देते हैं, 35,000 माइनस 20,000 डेबिट और फिर 20,000 क्रेडिट और 15,000 डेबिट। तो ये हम लोग का हो जाएगा, नहीं ये कुछ गलत आ गया, तो ये हो गया हम लोग का डेबिट। यहाँ पर देखते हैं डेबिट 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 और क्रेडिट, देखो यहाँ पर मैच हो जाएगा तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये देखो 20,000 क्रेडिट 20,000 डेबिट, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 35 क्रेडिट और 15 डेबिट, ये एडजस्ट करने पे आ जाएगा 40 क्रेडिट और यहाँ पर हो गया 50 डेबिट, मतलब 10,000 डेबिट, 10,000 और यहाँ पर 10,000 डेबिट और 45,000 क्रेडिट। देखते हैं कितना है, 50,000 डेबिट, 45,000 क्रेडिट, 20,000 डेबिट, 35,000 क्रेडिट, ठीक तो है, 20,000 क्रेडिट और 15,000 डेबिट। अच्छा, ये शायद मेरा डेबिट क्रेडिट कैलकुलेशन करने में कुछ गलत हो रहा है, हम एक बार आंसर लिख देते हैं, तुम लोग घर पे देखना, ठीक है। 15,000 यहाँ आंसर क्रेडिट आएगा, बाकी हम लोगों का ठीक ही हुआ है। यहाँ पर एडजस्ट करोगे तो 3,000 डेबिट आएगा, हम नेक्स्ट दिन बता देंगे अगर नहीं कैलकुलेट कर पाते हो। यहाँ शायद मेरा कुछ डेबिट क्रेडिट का कैलकुलेशन गलत हो रहा है इसी वजह से, अदरवाइज तो हो जाना चाहिए। ये देखो, जैसे ये सेकंड वाला देखते हैं, देखो 35,000 क्रेडिट है और क्रेडिट क्या है, क्रेडिट सारे पहले ऐड कर लेंगे 22,000, ठीक है, फिर माइनस करते हैं 35,000 और माइनस 25,000, तो आंसर क्या आ गया, माइनस में आ रहा है, यानी डेबिट 3,000 होगा। इस तरीके से कर लो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 70,000 डेबिट आएगा, ये वाला एडजस्ट करने पे चेक करके देख लो, और यहाँ पर 58,000 जो है हम लोग का क्रेडिट आएगा। और हम लोग को बोला है एंट्री पास करने के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगा, देखो जो भी अकाउंट जैसे डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, जैसे ये देखो मुंबई ब्रांच डेबिट हो रहा है और चेन्नई ब्रांच डेबिट हो रहा है 70 और 3,000 से, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ये देखो, मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट, चेन्नई अकाउंट डेबिट 3,000 और 70,000, ठीक है। टू 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 दो ब्रांच क्रेडिट हो रहा है, देखो दिल्ली 15,000 से और कोलकाता 58,000 से, टू दिल्ली कोलकाता 15,000 58,000, ठीक है। और ये मैच भी हो रहा है, यही एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करने के लिए बोला था ये सारे ट्रांजैक्शन के बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो ये हो जाएगा। ये कौन पास करेगा, हेड ऑफिस पास करेगा। हेड ऑफिस बोलेगा कि इनमें इस तरीके का ट्रांजैक्शन के बाद नेट इफेक्ट ये आया है, ठीक है। तो ये काफी आसान है, तुम लोग को जस्ट जो है टेबल फॉर्मेट बनाना है, डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू एसेट लायबिलिटी डिसाइड करना है और इसको एडलेस कर देना है। तो ये तो एक मैंने बता दिया कैसे वो, ये भी तुम लोग चेक करना, आंसर सही आया है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान से चेक करके ऐड और लिस्ट करना है। यहाँ पर मेरा कुछ तो गलत हो रहा है इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाएगा, किया हुआ सही है। तुम लोग इसको देखो, ये तो मैंने बता दिया, सेम इस तरीके से होगा ये एंट्री, ठीक है। तो ये हम लोग का इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक कंसेप्ट हुआ, बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके मैम।